की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आशीषा, और आपको मंगलाचरण के साथ आज का ये डिस्कोर्स हमें समझाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। समझिए। ओम ह्रीं नमो अरहन्तानं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उपच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। समझिए, आपका स्वागत है। पिछली बार हमने 11th चैप्टर जो कि भाषा के ऊपर था, यानी लैंग्वेज वर्ड्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, तो उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, किंतु एक दो पॉइंट्स जो बाकी रह गए थे उसको आज मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद में हम 12th चैप्टर लेंगे जिसका विषय है शरीर। स्लाइड शो हो रही है? हाँ, समझिए। ओके। सो जैन दर्शन में और विशेष रूप से आगमों में ये बात कही गई है कि जब कभी व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है तो वो एनवायरमेंट से एक स्पेशल टाइप का मैटर होता है जिसे भाषा वर्गणा के पुद्गल कहा जाता है, उसको वो ग्रहण करता है और पहले समय में लेता है और दूसरे समय में उसको वर्ड्स में या लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको रिलीज करता है, अर्थात एक्सप्रेस करता है जो कुछ वो कहना चाहता है। तो ये आप देखेंगे कि उसका नियम यहाँ पर बताया है कि किस तरह से भाषा के पुद्गल लिए जाते हैं, मैटर एनवायरमेंट से लिया जाता है, किस तरह से वो कन्वर्ट होता है और रिलीज होता है, और कितना उसके अंदर टाइम का गैप भी हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए पॉज करें, कुछ भी आप बोले नहीं और फिर वापस कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस समझाने का प्रयास किया गया है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे गुजराती में लिखा है पहला समय, है ना। पहले समय में वो लेता है, यानी फर्स्ट मोमेंट में वो लेता है, सेकेंड मोमेंट में वो उसको छोड़ता है, यानी एक्सप्रेस करता है, वर्ड्स में कन्वर्ट करता है। तो ज्यादा समय नहीं लगता, वन मोमेंट में लेता है, सेकेंड मोमेंट में उसको वो कन्वर्ट करके रिलीज कर देता है और उसी मोमेंट में वो नए मैटर को लेता रहता है, क्योंकि आगे से आगे वो स्पीच करता है तो उसको जो भी बात कहनी है तो उसके लिए जो वर्ड्स चाहिए उसको, उसके संबंधित मैटर भी उसको चाहिए, तो वो निरंतर उसको लेता भी जाता है, पुराने को कन्वर्ट करता जाता है और एक्सप्रेस करता चला जाता है। तो इस तरह से पहले मोमेंट में लेगा, दूसरे मोमेंट में वो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा और उसे रिलीज करेगा और नया मैटर भी साथ में लेगा, और उस नया मैटर जो लिया उसको सेकेंड मोमेंट में, नेक्स्ट मोमेंट में उसको रिलीज करेगा। इसी तरह से नया मैटर जो लिया है उसको फिर नेक्स्ट मोमेंट में वो रिलीज करता है, एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मार्क बताया है कि बाहर से एनवायरमेंट से जीव मैटर को ग्रहण कर रहा है, फिर उसे कन्वर्ट कर रहा है सेकेंड मोमेंट में और एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से उसी मोमेंट में वो नया मैटर भी ले रहा है, क्योंकि आगे की उसकी स्पीच के लिए जो मैटर चाहिए उसे, सो वो लेता जा रहा है, नेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर रहा है और रिलीज कर रहा है, ले रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये इस तरह से इंडिकेशन दिया गया है। तो आप ये जो बताया सर्कल बनाया है, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट मोमेंट, ये सेकेंड मोमेंट, ये फर्स्ट मोमेंट, ये सेकेंड मोमेंट। तो ये मोमेंट को शो कर रहा है
और ये जो मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका ये बता रहा है कि आप बाहर से मैटर यानी जीव जो भी बोलता है, व्यक्ति जो भी बोल रहा है, वो किस तरह से एनवायरमेंट से मैटर को ले रहा है। तो ये ग्रहण करने का तरीका बता रहा है इसमें, और ये जो इंडिकेशन एरो का है ये छोड़ने का तरीका बताया जा रहा है। अब इसी तरह से कभी कभी वक्ता जो है थोड़े बीच बीच में पॉज लेते हुए भी बोल सकता है। तो मिनिमम कितना पॉज हो सकता है, मैक्सिमम कितना पॉज हो सकता है, तो ये आगमों का नियम है। सब चीजों के लिए कॉमन समझ लीजिए एक तरह से कि मिनिमम वो एक समय के गैप के बाद में फिर मैटर को ले सकता है और रिलीज कर सकता है, और मैक्सिमम वो इनन्यूमरेबल टाइम यूनिट्स के बाद भी मैटर को ले सकता है। तो इसी को एक गैप को बताने के लिए कि आपने मान लीजिए कि 2-4 सेंटेंस बोले, उसके बाद में 1 मिनट के लिए आपने पॉज ले लिया, एक मोमेंट के लिए, फिर वापस आपने लेना शुरू किया, तो आप जिस मोमेंट में आप मैटर लेंगे उसके नेक्स्ट मोमेंट में ही आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, यानी कन्वर्ट कर पाएंगे। सो ये इस तरह से आप कंटिन्यू बोला, फिर आपको ने काफी लंबा एक गैप ले लिया, तो असंख्य समय का आप गैप भी कर सकते हैं, और फिर वापस आप लेना शुरू करें और छोड़ना शुरू करें। तो इस तरह से किस तरह से मैटर लिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है वर्ड्स में, लैंग्वेज में, ये प्रोसेस यहाँ पर बताइए। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने वैसे पिछली लेक्चर में थोड़ी ये बातें डिस्कस कर भी ली थी, पर कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए होंगे। सो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कोई भी भाषा के पुद्गल जो लिए जाते हैं, जो भी मटेरियल मैटर एनवायरनमेंट से लिया जाता है, तो उसकी कुछ क्वालिटी होती है कि वो कौन सी क्वालिटी के मैटर होंगे जो कि भाषा में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि कोई भी भाषा जब कभी हम बोलते हैं, शब्द जब कभी बोलते हैं, तो उसमें जो मैटर काम में आता है वो हमेशा द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, सब्सटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो अनंत प्रदेशी स्कंद ही होता है। वो 1 एटम या 2 एटम से या कुछ नंबर ऑफ एटम से बना हुआ नहीं होता है, बल्कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उस भाषा से संबंधित। और क्षेत्र की दृष्टि से ये कहा जाता है कि वो जो भी मैटर आप ग्रहण कर रहे हैं, भाषा के रूप में कन्वर्ट जैसे कर रहे हैं, वो कम से कम इनन्यूमरेबल स्पेस पॉइंट्स में लोकेटेड होता है। ऐसा नहीं कि लिमिटेड स्पेस पॉइंट्स के अंदर हो, वो उसका भी वो भी इनन्यूमरेबल स्पेस पॉइंट्स होते हैं जिसमें वो रहता है। इसी तरह से काल की दृष्टि से जो है वो उसका वो जो मैटर लिया है वो एक समय के लिए भी उसका ड्यूरेशन हो सकता है, वो असंख्य समय तक भी उस भाषा के रूप में रह सकता है। सो किसी का अगर वक्ता कमजोर है, उसकी भाषा में इतना जान नहीं है, प्राण नहीं है, तो उसके शब्द बहुत जल्दी नष्ट हो सकते हैं। और कोई पावरफुल है, एनर्जेटिक है, योगी है, तीर्थंकर जैसे हैं, उनके शब्द असंख्य काल तक भी रह सकते हैं। इसी तरह से तो उसकी कैपेसिटी मतलब वो मैटर की कैपेसिटी इस तरह से होती है। भाव थी इन्हें कहने का मतलब है कि उसमें किस तरह का कलर और वगैरह होगा। तो ये बात मैंने पिछली बार चर्चा की भी थी कि उसमें 16 बोलों में 5 प्रकार के उसमें कलर होते हैं, यानी भाषा के अंदर भी जो कलर है वो 5 प्रकार के कलर है, 2 प्रकार की गंध है, 5 प्रकार के रस है और 4 प्रकार के स्पर्श है। और ये मैंने चर्चा भी की थी। तो यहाँ पर ये टोटल आप देखेंगे कि सभी तरह की ये क्वालिटीज यहाँ पर डिस्कस की गई है। इसमें से कुछ हमने चर्चा कर ली थी। यहाँ पर एक नया जो पॉइंट है सांतर और निरंतर ग्रहण करने का, यानी आप मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया था कि आप बीच में थोड़ा पॉज करके फिर बोलना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मिनिमम एक समय के बाद भी बोलना शुरू कर सकते हैं, आप इन्यूमरेबल टाइम यूनिट्स के बाद भी आप बोलना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से गैप करके भी बोला जा सकता है, और आप चाहें तो कंटिन्यू अपना 1 घंटा 2 घंटा स्पीच देना है, कंटिन्यू बोल सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी पॉज। तो ये आपका दोनों तरीका हो सकता है बोलने का। सो जगन्य बेसमय उत्कृष्ट असंख्या समय सुधि ग्रहण करें, यानी आप जब मैटर ले रहे हैं तो वो निरंतर भी आप ग्रहण कर सकते हैं और बीच में गैप करके भी ग्रहण कर सकते हैं।
तो ये दोनों तरीके मैटर को बाहर से एनवायरनमेंट से लेने के लिए संभव है। और भिन्न और अभिन्न, इसमें अपन ने जैसे देखा था कि वक्ता जब बोलता है, कोई शब्द बोलता है, कोई बात कहता है, तो उसमें अगर प्राण शक्ति उसमें तीव्र है, उसके शब्द में पावर है बहुत, तो वो जब वो बोलता है तो उसके शब्द जब छूट आवाज मुंह से जब शब्द निकलते हैं तो वो शब्द फिर बाहर में खंड में विभाजित होते होते आसपास के जो एनवायरमेंट वो मैटर है उसको कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और लोकांत तक चले जाते हैं। किंतु अगर वक्ता जो है वो पावरफुल नहीं है, उसकी वॉइस बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उसके वर्ड्स जो हैं वो खंडित नहीं होंगे, जैसा बोला है वैसा ही निकलेगा, और वो जिस रूप में है आपस में जिस तरह से वो उसका फॉर्मेशन है वही फॉर्मेशन रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा। और कुछ समय के बाद में, यानी असंख्यात योजन जाने के बाद में वो नष्ट हो जाएंगे। सो ये संख्यात या असंख्यात योजन के बाद में जाने के बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये दो तरीके से भाषा की शक्ति काम करती है, यानी आपकी वर्ड्स की पावर कितनी है, वो कमजोर वर्ड्स हैं या उसमें पावर है, वो पावरफुल वर्ड्स हैं, तो उसकी ट्रेवल करने की पावर भी जो है उस पर डिपेंड करती है। थोड़ा स्टक हो रहा है। अब आज का जो चैप्टर है वो 12th चैप्टर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसका नाम है, इस चैप्टर का टाइटल है शरीर पद, डिस्कशन ऑन बॉडी। फिजिकल बॉडी जो जीव के पास में होती है, वो कितने प्रकार की बॉडीज होती है, किन जीवों के पास कितनी बॉडीज होती है, और वर्तमान में उसके पास जो शरीर है उसके अलावा उसने अतीत में कितने शरीर इस तरह से धारण किए हैं, और उसका नंबर कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो ये सारा कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये देखिए कि आत्मा यानी कोई भी जीवात्मा है तो वो शरीर धारण करती है, इसलिए उसके चारों ओर बॉडी का एक लेयर्स होते हैं। वो तो इनसाइड होती है, किंतु वो बॉडी के लेयर्स उसके ऊपर रहते हैं, तो वो कितने प्रकार के शरीर धारण कर सकती है। तो इसमें बताया गया है आगमों में कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तो आहारक शरीर, औदारिक शरीर को फिजिकल बॉडी कह दिया जाता है। आज के लोग, आज के वर्तमान में जो लोग बॉडी को समझते हैं, वो उसको हमारी जो शरीर है जो दिखाई देता है उसको फिजिकल बॉडी कहते हैं। पर वैसा देखा जाए तो ये सारे शरीर फिजिकली होते हैं, ये सब फिजिकल एंटिटीज हैं। परंतु ठीक है, समझने के लिए हम थोड़ा सा इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। सो औदारिक शरीर का मतलब है हमारी ये जो फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई देती है आंखों से, उसे औदारिक शरीर कहा जाता है। वो बहुत स्थूल होती है, एक्सेसिबल होती है हमारी सेंसेस को। दूसरा शरीर होता है वैक्रिय शरीर, जिसे प्रोटीन बॉडी कहा जाता है, जो कि देवताओं में और नरक के प्राणियों में स्पेशली वो बॉडी पाई जाती है। मनुष्य और तिर्यंचे पशुओं में भी मिल सकती है, परंतु उसके पीछे उसका एक रीजन होता है। आहारक शरीर जो होता है वो कम्युनिकेशन बॉडी के नाम से जाना जाता है आगमों में, जिससे कम्युनिकेशन होता है। तो हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। तेजस शरीर जो है एक तरह से वाइटल बॉडी है, जिसे आज की भाषा में एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, तो ये तेजस शरीर कहलाता है। और कार्बन शरीर है, कार्मिक बॉडी जिसे कहें, या कौजल शरीर कहते हैं। सो ये प्रज्ञापना सूत्र में चर्चा की गई है। अब ये 5 प्रकार के शरीर में से 3 शरीर जो है हर संसारी प्राणी के साथ में होते ही होते हैं, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता है। सो उसका अस्तित्व तो हमेशा इन 3 शरीरों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और इसी के कारण से वो इस संसार में सरवाइव करता है।
सो ये 3 शरीरों में, जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, या पशु पक्षी का जो शरीर है, कीट मक्खी मच्छर जो भी जिन जीवों को हम देख पा रहे हैं हमारी अपनी दुनिया के अंदर, वो सारे औदारिक शरीर वाले होते हैं। सो औदारिक शरीर तो मूल होता ही है जो हमारा एक्सेसिबल है, दिखाई दे रहा है, किंतु उसके अंदर एक तेजस बॉडी शरीर भी होता है जो बायोइलेक्ट्रिक बॉडी के रूप में, वाइटल बॉडी के रूप में काम करता रहता है और जिससे बॉडी के फंक्शन होते रहते हैं। और ये कॉजल बॉडी है जो मेन सीड बॉडी है, जो कि मेन कॉज है। ये शरीर जब तक रहेगा तब तक ये भी शरीर आपके साथ रहेगा और ये शरीर भी आपके साथ रहेगा। सो ये मूल हमारा कारण बॉडी जिसे कहते हैं, कॉजल बॉडी जिसे कहते हैं, ये इस शरीर के रहते ही ये सारे शरीर को प्राप्ति होती है। अगर ये ना रहे तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो ये 3 शरीर जो है सभी जीवों में, स्पेशल कोई भी कैटेगरी का जीव हो उसमें 3 शरीर तो मिनिमम रहते ही रहते हैं। अगर मनुष्य है और पशु है तो उनके साथ में ये स्थूल शरीर के रूप में औदारिक शरीर रहता है। किंतु अगर देवता है, नरक के प्राणी है, इस तरह के जो जीव होते हैं उनमें वैक्रीय शरीर होता है, प्रोटीन बॉडी होती है। तो वो भी 3 शरीर के साथ ही होते हैं। कॉजल बॉडी उनमें होती है, बायोइलेक्ट्रिक बॉडी भी उनमें होती है, और ये औदारिक की जगह उनमें प्रोटीन बॉडी यानी वैक्रीय शरीर होता है। सो अभी औदारिक शरीर क्या है? जो शरीर हाड़ मांस मज्जा 7 प्रकार की धातुओं से बनता है, उस शरीर का नाम है औदारिक शरीर। ठीक है ना? सो ये हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से मिलकर बना हुआ है। साइंस की भाषा और भी कुछ हो सकती है कि वो प्रोटीन वगैरह वगैरह जो भी लैंग्वेज है उनकी, बट शास्त्रीय भाषा ये है कि जो हाड़ मांस मज्जा मेद रक्त और शिरा और धमनियों, इन 7 धातुओं से जो शरीर का निर्माण होता है, और शुक्र, इन 7 धातुओं से जिस शरीर का निर्माण होता है वो शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। सो इसमें उदार शब्द जो दिया गया है उसके 4 मीनिंग है जैन स्क्रिप्चर्स में कि इसको उदार औदारिक क्यों कहा गया है। तो पहली बात है, उदार का मतलब होता है प्रधान, प्रिंसिपल बॉडी। मैंने उसको यहाँ इम्पोर्टेंट लिख दिया है। सो प्रधान है ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण शरीर है। ये जितने भी तीर्थंकर होते हैं, वासुदेव होते हैं, बलदेव होते हैं, चरम शरीर यानी मोक्ष जाने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके पास में विशेष रूप से यही शरीर होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से मोक्ष संभव है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है सब शरीरों में। इस शरीर से ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है और कोई शरीर आपको मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं बनता है। दूसरा, इसको ये स्थूल होता है, आपको दिखाई देता है, ह्यूज फॉर्म में दिखाई देता है, विशाल रूप में दिखता है। सो इसलिए भी इसको उदार कहा गया है। ये इट इज मेड ऑफ फ्लैश ब्लड बोन्स एक्सेट्रा, जो 7 प्रकार के धातु है आयुर्वेद में जिन्हें 7 धातु कहा जाता है, सप्त धातु, उनसे ये शरीर निर्मित होता है, इसलिए इसको उदार कहा जाता है। और ग्रोस, ये स्थूल होता है, दिखाई देता है, एक्सेसिबल है हमारी इंद्रियों को, इसलिए इसको उदार कहा जाता है। वैक्रीय शरीर, वैक्रीय शरीर की विशेषता होती है कि वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है, और कई तरह के रूप धारण कर सकता है, कई प्रकार के रूप बना सकता है। जैसे हनुमान जी है, वो बहुत छोटे भी बन जाते थे, बहुत बड़े भी बन जाते थे। सो ये बहुत बड़ा रूप भी बना सकते हैं, बहुत छोटा रूप भी बना सकते हैं, रूप परिवर्तन भी कर सकते हैं, अपना रूप भी बदल सकते हैं। तो ये चाहे तो मनुष्य के रूप में कोई और रूप धारण भी कर सकते हैं, शेर बनना चाहे तो लॉयन का रूप ले सकते हैं। तो ये देवी देवता जितनी भी दिव्य शक्तियां होती है, देवी शक्तियां होती है, उनमें ये क्षमता होती है, क्योंकि उनका शरीर वैक्रीय शरीर ही होता है। तो वो रूप परिवर्तित करके आते हैं। आपको ओरिजिनल रूप में बहुत कम दिखाई देते हैं, देखना आपके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि उनका ओरिजिनल रूप में लाइट बहुत ज्यादा होती है, तो हमारी आंखें जो है चुंधिया जाती है, उसे देख ही नहीं पाती जल्दी से। सो ओरिजिनल रूप में वो कभी नहीं आते, जनरली वो अपना सेकंड रूप बना करके आते, जिसे उत्तर वैक्रीय शरीर कहा जाता है। सो ये जो जिनमें वैक्रीय शरीर की क्षमता होती है, उसमें ये होता है कि वो कई तरह के रूप धारण कर सकते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। आपने अगर सुना होगा ये राजा दशान भद्र भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहे थे, और वो राजा थे, तो वो अपने सारे
एक तरह से जो राजसी वैभव के साथ में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो ये दिखाना वैभव है, इतना बड़ा साम्राज्य है। तो सारी उस ताम झाम नवाजमे के साथ में वो जब जा रहे थे तो इंद्र ने देखा स्वर्ग से कि ये दशार्ण भद्र तीर्थंकर के सामने जा रहा है और अपना अहंकार प्रदर्शित करना चाहता है कि उनके पास कितना वैभव है। तो इसको शिक्षा देनी चाहिए कि तीर्थंकरों के सामने, साधु साथियों के सामने जाते समय अपना वैभव का प्रदर्शन नहीं करना होता है। आप उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनसे ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं, तो विनम्र भाव से जाइए। तब इंद्र ने स्वर्ग से आकर के अपने हाथी, जिसको ऐरावत हाथी कहते हैं, उसकी कई सूंड्स बनाई, उस पर 32 इस तरह से जो है डांस करने वाली अप्सराएं खड़ी करी। तो उतना वैभव देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं सोच रहा था कि मेरे पास कितना वैभव है, परंतु मेरे से बढ़ करके भी देवताओं के पास वैभव है, तो मुझे इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने फिर उस बात से लेसन लिया था। तो कहने का इतना ही मतलब है कि देवी शक्तियों में ये होती है कि वो कुछ भी रूप बना सकते हैं, हाथी का रूप भी बना सकते हैं, उस एक हाथी की सूंड पर 32 कमल खिला सकते हैं, उस पर 32 अप्सराएं क्रिएट कर सकते हैं। तो उनमें इतनी पावर, इस तरह का वो जितना रूप, अपने हजारों रूप भी बना सकते हैं। तो ये बनाने की क्षमता इस शरीर में होती है। तो ये शरीर विशेष रूप से 2 कारणों से मिलता है। एक तो होता है कि किसी का अगर स्वर्ग में जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से वहां की ओरिजिनल बॉडी वैक्री बॉडी ही होती है, और नरक में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वहां का शरीर भी वैक्री शरीर ही होता है। तो ऑब्टेन बाय बर्थ, जो ये तो उनको बर्थ से मिलता है कि उनको पर्टिकुलर उस प्लेस में बर्थ लेने से ही वो शरीर उनको मिलता ही है। और मनुष्य के अंदर भी ये शरीर, ये शक्ति प्रकट की जा सकती है कि वो अपना रूप परिवर्तित कर सके। और आपने जैन धर्म के इतिहास में स्थूलिभद्र का नाम सुना भी है। उन्होंने 10 पूर्वों का ज्ञान करने के बाद ये शक्ति, ये लब्धि का उन्होंने प्राप्त कर ली थी कि वो अपना रूप बदल सकते थे। तो उन्होंने अपना शेर का रूप बना लिया था। जब उनकी सिस्टर्स उनके से मिलने आ रही थी तो वो दिखाना चाहते थे कि उन्होंने कितना नॉलेज कर लिया है, और 10 पूर्वों का ज्ञान कर लिया, और ये मिस्टिकल पावर्स उनके अंदर आ गई है। तो वो दिखाने के लिए उन्होंने लॉयन का रूप बना लिया था। तो ये साधना से, यानी लब्धि से, या आपके अंदर अगर मिस्टिकल पावर, आप इस तरह की कोई साधना करते हैं तो उस तरह की शक्ति प्रकट हो जाती है। उससे भी मनुष्य भी रूप बदल सकता है, और पशु पक्षी में भी इस तरह से शक्ति अगर उनके अंदर है तो वो भी रूप परिवर्तन कर सकते हैं। अभी है तेजस शरीर। तेजस शरीर बायोइलेक्ट्रिक बॉडी है, हमारे अंदर एक प्रकार का ऊर्जा शरीर है, एनर्जेटिक बॉडी, एनर्जी बॉडी है, जिससे हमारी बॉडी के सारे फंक्शन होते हैं, ब्रेन के सारे फंक्शन होते हैं। और जिस किसी पर्टिकुलर पार्ट में ये एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो अंग थोड़ा काम करना बंद कर देता है, या उससे उतना मूवमेंट नहीं होता है, और कभी कभी तो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। सो ये एनर्जी बॉडी हमारे अंदर वर्क कर रही है। इसका कई तरह से प्रोजेक्शन होता रहता है, हमारी बॉडी से बाहर भी होता है, जिसको हम लेशा के रूप में, ऑरा के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये 6 तरह की लेशा, यानी 6 तरह के आपको रेडिएशंस आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं जब कभी आप जिस किसी स्टेट में है, यानी 6 तरह की लेशाओं में से जिस किसी लेशा में उस तरह का कलर बॉडी के बाहर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये ओरल जो बॉडी जिसे कहते हैं, या एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, और इसको हम लेशा भी कहते हैं, और प्लस तेजस शरीर। सो ये तेजस शरीर तो अंदर में है, किंतु उसका रेडिएशन बाहर आता रहता है, जिसको आप ऑरा के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। सो ये तेजस शरीर की दोनों क्षमता होती है कि ये बाहर की तरफ भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और इंटरनल जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको भी रेगुलेट करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो हमारे अंदर बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, हमारी सेंसेस जो वर्क कर रही है, ये सारी इस एनर्जी के सपोर्ट से करती है। इसलिए ये एनर्जी 10 तरह से मानी गई है हमारे शरीर के अंदर में, कि 5 प्रकार की इंद्रियां जो वर्क कर रही है उसमें ये एनर्जी सप्लाई होती रहती है। इसीलिए वो फंक्शन, उनका मूवमेंट, उनका बाहर की तरफ वो देखना, खुलना वगैरह। सो जानने की शक्ति हमारी चेतना की है, किंतु उस मूवमेंट जो फिजिकल हो रहा है उसमें ये एनर्जी वर्क कर रही है।
तो ये तेजस शरीर है और इसको योगी लोग साधना से बहुत डेवलप भी कर लेते हैं, तो जिससे बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी किए जा सकते हैं। और इसको तेजो लब्धि के रूप में जाना जाता है। जब ये शक्ति हमारे अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर विकसित होने लगती है, जिससे कि चमत्कार मैजिकल पावर की तरह ये काम करती है, तो इससे आप कहा जाता है कि तेजोलिश्या यानी गौशालिक जो भगवान महावीर के शिष्य बने थे, उन्होंने भगवान महावीर से ये तेजोलिश्या यानी इस तेजस शक्ति को किस तरह से डेवलप किया जाता है उसका तरीका उन्होंने उससे सीखा भी था। और फिर भगवान महावीर के ऊपर ही उन्होंने वो तेजोलिश्या छोड़ दी थी, जिससे कि उनका शरीर बर्न हो गया था कुछ ऊपर ऊपर से। तो ये शक्ति पूरे मतलब पूरी की पूरी कहा जाता है कि 16.5 जनपद यानी 16.5 स्टेट्स को जला सकती इतनी पावर इस तेजोलिश्या में होती है। किसी के अंदर वो डेवलप होती है। तो कोई अपने मुंह से जैसे आग निकाल करके आपको बताता है, तो ये तेजस शरीर का ही प्रोजेक्शन है। तो ये बॉडी बहुत हमारे शरीर में बहुत डेली रूटीन में बहुत काम में आती है। और 7 चक्रास जो हमारे अंदर होते हैं, ये सारे चक्र जो जागृत होते हैं, तो इसमें भी यहाँ कुंडलिनी शक्ति जिसको कहते हैं, यहाँ से एनर्जी डेवलप होती है, ये अवेकन होती है और ऊपर सारे चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर सहस्रार में जाकर के एक तरह से केवल ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक बनती है। ये शक्ति एनर्जी जो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति के रूप में कहते हैं, वो एक प्रकार की तेजस शक्ति है। ये 95% ऑलमोस्ट 95% एनर्जी जो है ये हमारे अंदर सुप्त है, जागृत नहीं है। और जितनी जागृत है उसी से ही हमारा बॉडी ब्रेन सारे फंक्शन कर रहा है। आहारक शरीर विशेष रूप से कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस शरीर के द्वारा तीर्थंकर, यहाँ तो मैंने चूंकि वो उस तरह का फोटो मिलना मुश्किल है, सो जस्ट समझाने के लिए मैंने ह्यूमन बॉडी किसी का दिया है। बट ये एक प्रकार से स्फटिक की तरह वाइट, बिल्कुल स्फटिक की तरह दिखेगा शरीर, और एक हाथ जितना ही होता है इतना ही होता है। परंतु ये हमें नहीं दिखता है। 14 पूर्वधर जो जिनको कहा जाता है, उनके पास में ये इस तरह की शक्ति होती है कि वो इस तरह की बॉडी क्रिएट करके तीर्थंकरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जिस समय तीर्थंकर उनके पास में नहीं है, किसी और स्टेट के अंदर है और दूर है उनसे, और उनको कोई प्रश्न का आंसर चाहिए, तो उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए वो एस्ट्रल बॉडी के रूप में, इस कम्युनिकेशन बॉडी के रूप में इस आहारक शरीर को प्रोजेक्ट करते हैं। और उनका दर्शन भी करना चाहते हैं तो वो इस बॉडी के माध्यम से उनका दर्शन करते हैं, और उनसे प्रश्न भी करना चाहते हैं इस बॉडी के माध्यम से वो जा करके उनसे प्रश्न करके उनसे आंसर लेते हैं। तो ये इस तरह का ये कम्युनिकेशन बॉडी आहारक शरीर कहलाता है। और ये हर समय क्रिएट नहीं, आपको देखने को नहीं मिलेगा। विशेष रूप से जिस समय तीर्थंकर मौजूद होते हैं और उनकी प्रेजेंस में जो 14 पूर्वधर होते हैं, उनके पास में ये शक्ति होती है। जब तीर्थंकर नहीं होते हैं, 14 पूर्वधर भी जो हैं नहीं रहते हैं, तो ये शरीर आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए ये शरीर कभी कभी नहीं, आपको कभी भी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सो कार्बन बॉडी, ये हमारा सबसे कहना चाहिए डार्क एरिया ऑफ आवर एग्जिस्टेंस है। जैसे अब जब कभी ये बायोलॉजी में और कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो कहते हैं ना ये नेचुरल रूप में है, नेचुरल ये नेचर है। तो ये नेचर कुछ नहीं, हमारा ये कर्म शरीर है, जो कि हमारे शरीर में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, शरीर की जो भी रचनाएं हो रही है, शरीर में जो कुछ किया जा रहा है, उसमें ये कर्म शरीर का बड़ा रोल है। सो इस आत्मा की अपनी शक्ति भी है, तो कभी कर्म की शक्ति प्रबल बनती है, कभी आत्मा की शक्ति प्रबल बनती है। जब आत्मा की शक्ति प्रबल बनती है तो वो कर्म को डिस्ट्रॉय करने में वो काम करती है। और जिस समय कर्म का अपना इफेक्ट शुरू होता है और वो प्रबल होती है, तब हम उसके प्रभाव में रहते हैं। सो ये कार्बन शरीर है, जो कि एक तरह से अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। सबसे डीप में जाने पर ये शरीर हमको देखने में आता है। सो इसको परम अवधि ज्ञान से देखा जा सकता है, इस शरीर को भी देखा जा सकता है, पर हाँ, सामान्य अवधि ज्ञानी भी इस कर्म शरीर को नहीं देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सटल है और बहुत डार्क पार्ट है अपना।
अब आप ये देखेंगे कि अब ये 5 शरीर है, यहाँ औघिक बद्ध मुक्त 5 शरीर ऐसा कहा है। औघिक का मतलब है कि आप जस्ट एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये 5 शरीर हमारे पास में होते हैं या सभी जीवों के पास में होते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होती है सब देखने के लिए कि शरीर कितने नंबर में होता है, क्या होता है। सो उसका स्वरूप समझा रहे हैं इन जनरल, एक जनरल ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि ये औदारिक शरीर है। कहा जाता है कि शरीर के 2 प्रकार हैं, बद्ध शरीर और मुक्त शरीर। बद्ध शरीर का मतलब है कि जो बॉडी आपके साथ अभी जुड़ी हुई है, आप उससे कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, तो वो बद्ध शरीर कहलाता है। किंतु ये शरीर आपने वर्तमान में तो आपके पास में जो है सो तो है, किंतु आपने अतीत में भी इस तरह के कई बार शरीर धारण किए हैं, तो वो शरीर मुक्त शरीर कहलाते हैं, जिनको आप छोड़ चुके हैं, अपने पास्ट लाइफ में छोड़ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको समझना है कि औदारिक शरीर जो बद्ध शरीर हैं और जो मुक्त शरीर है, अभी जीवों के पास में जो शरीर उपलब्ध हैं और जो जीवों ने शरीर छोड़ दिए अपने पास्ट लाइफ में। तो मान लीजिए औदारिक शरीर है, तो कहा जाता है कि औदारिक शरीर असंख्यात होते हैं, असंख्य हैं, क्षेत्र से असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, और काल से असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में जितने समय होते हैं उतने नंबर में होते हैं। सो ये असंख्यात माने गए हैं। असंख्य लोक, यद्यपि यूनिवर्स जैन दृष्टि से लोक एक ही है, अनेक नहीं है, असंख्य नहीं है, परंतु नंबर को शो करने के लिए, समझाने के लिए कि जिस तरह से एक लोक के अंदर जितने शरीर आते हैं, अगर आप सभी शरीरों की को सेपरेट सेपरेट रख करके देखने की कोशिश करें तो असंख्य लोक चाहिएंगे इन औदारिक शरीर को प्लेस करने के, लोकेट करने के लिए। इसी तरह से मुक्त शरीर की जहां तक बात है, तो कहा जाता है कि मुक्त शरीर जो है वो अनंत है। अब तक जीवों ने कई बार जन्म ले लिया है और इस तरह का औदारिक बॉडी उन्होंने कई बार धारण कर ली है और उनको छोड़ चुके हैं वो अपने पास्ट लाइफ में। तो इसलिए वो अनंत, उनका नंबर अनंत है, क्योंकि जीवों की संख्या तो अपने आप में ही अनंत है। और अब ये अनंत को समझाने के लिए मैथमेटिकल थोड़ा सा वो तरीका बताया है कि अनंत नंबर भी कौन सा किस तरह का अनंत है। तो अभव्य जीवों के कंपैरिजन में ये अनंत गुना है, और सिद्ध जीवों के कंपैरिजन में अनंतवा भाग प्रमाण है। क्षेत्र की दृष्टि से ये अनंत लोक प्रमाण है, और काल की दृष्टि से ये अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के अंतर्गत जितने समय बनते हैं उन समय का जो नंबर है उस नंबर के बराबर है। सो ये अनंत का संख्या बताई गई है। इसी तरह से वैक्री शरीर के संदर्भ में बात हो रही है। वैक्री शरीर भी इसी तरह से असंख्यात है। अभी वर्तमान में जिन जीवों के पास में है वो उनका नंबर भी असंख्यात है, और उसको समझाने के लिए भी मैथमेटिक्स है। इसको समझाने के लिए अनुपम जैन ज्यादा अच्छे रहेंगे। घनीकृत लोक प्रतर्क असंख्यात विभाग की श्रेणी के आकाश प्रदेश प्रमाण होता है। सो ये घनीकृत लोक का मतलब है कि 3 डायमेंशनल आप जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स को आप इमेजिन करिए, और उसमें जैसे आप पुस्तक है और पुस्तक का एक एक पन्ना होता है, इस तरह से आप उसकी लेयर्स बनाते जाइए तो वो प्रतर कहलाते हैं। और उस एक एक प्रतर में असंख्य लाइनें हैं, इन्यूमरेबल लाइंस बनी हुई है, रोज हैं, और एक एक रोज के अंदर अनेक प्रदेश है, इन्हें एक एक स्पेस पॉइंट। सो ये है, उस हिसाब से आप देखिए तो ये इतना नंबर में हो जाता है। काल से ये असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के जितने समय यूनिट्स बनते हैं, टाइम यूनिट्स बनते हैं, उतने नंबर में है। इसी तरह से अनंत मुक्त जो जीव है, ये हमने कई बार हमने भी वैक्री शरीर धारण कर रखा है, और सभी जीवों ने कई बार इस तरह के शरीर को धारण किया है अतीत में, तो उसकी संख्या अनंत में हो जाती है। इसी तरह से आहारक शरीर के बारे में कहा जा रहा है, क्यारेक होए क्यारेक ना होए। सो ये है कि आहारक शरीर हर समय नहीं होगा। जिस समय तीर्थंकर या 14 पूर्वधर होंगे धरती पर, तभी इस शरीर की प्रेजेंस आप देख सकते हो। एनी टाइम ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो होए तो जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट अनेक हजार। और कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि वो शरीर आपको जिस समय यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई दे, तो मिनिमम 1 2 3 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम उनका नंबर 2000 से 9000 के बीच में हो सकता है। इतने आहारक शरीर का निर्माण होता है।
और अनंत है जो लेफ्ट हमने पास्ट में इस तरह से जिस किसी ने इस तरह के शरीर को धारण किया है तो वो शरीर भी अनंत है, क्योंकि अनंत काल से इस तरह की प्रक्रिया सृष्टि में चली आ रही है। तेजस कार्बन शरीर के बारे में कहा जाता है, तो चूंकि ये दोनों शरीर हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं, इसलिए इनका नंबर भी दोनों का सेम रहेगा हमेशा। सो ये भी अनंत है, क्योंकि सभी जीवों का कार्बन शरीर और तेजस शरीर बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होता है। फिजिकल बॉडी हमारी एक भले हो सकती है, जैसे हम जिसको साधारण वनस्पति कहते हैं, एक ही वेजिटेबल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स हो सकते हैं, परंतु उनका तेजस और कार्बन शरीर सेपरेट सेपरेट होगा। उनका जो औदारिक शरीर है, स्थूल बाहर का जो बॉडी है, वो फिजिकल बॉडी वो एक हो सकती है। तो इसलिए ये शरीर असंख्य असंख्य माने गए, किंतु तेजस और कार्बन शरीर अनंत माने गए, क्योंकि जीव अनंत है और उनके साथ में ये दोनों बॉडीज हमेशा रहती है, तो अनंत जीवों के अनंत शरीर हो जाते हैं। तो इसकी संख्या भी बताने के लिए सिद्धों की कंपैरिजन में ये अनंत गुना अधिक है। सभी जीवों की का जो नंबर है उसके ये अनंत विभाग के जितने हैं, और क्षेत्र की अपेक्षा ये अनंत लोक के नंबर के बराबर है, और काल की अपेक्षा अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के जो टाइम यूनिट्स है उसके बराबर है। सो इसी तरह से अतीत में जो कुछ छोड़े गए हैं, तो अनंत सभी जीवों ने अनंत गुना, सर्व जीवों थी अनंत गुना, यानी सभी जितने जीव हैं उससे अनंत गुना शरीर जो है पास्ट में छोड़े जा चुके हैं सब जीवों के द्वारा। और जीव वर्गणा अनंतमा भाग, तो ये वर्ग का आप स्क्वायर करना जानते ही है, तो जीवों की जो संख्या है उसके साथ में आप स्क्वायर करेंगे, यानी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो अनंतवा भाग होता है उतना नंबर अतीत में मतलब ये अनंत को समझाया गया उसके लिए। इसी तरह क्षेत्र अनंत लोक के प्रमाण होता है, और काल से भी अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी समय के प्रमाण होता है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू सभी जीवों के संदर्भ में आपको दे दिया गया, विदाउट मेंशनिंग द पर्टिकुलर स्पेसीज और पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। किंतु बाद में हर जीवों के संदर्भ में भी, अलग अलग जीवों के संदर्भ में अलग अलग से भी बताया गया है कि मान लीजिए कि ये 5 प्रकार के जो स्थावर जीव होते हैं ये भी शरीर धारण करते हैं, तो इन जीवों में शरीर की संख्या किस तरह से अतीत बद्ध जीवों की, यानी वर्तमान में जो शरीर से जुड़े हुए हैं, और अतीत में उन्होंने जिन शरीरों को छोड़ दिया उनका नंबर कितना क्या रहा है। सो ये आप पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति सबके संदर्भ में ये बात कही गई है। तो इसी तरह से मनुष्यों के संदर्भ में कहा गया कि मनुष्यों ने वर्तमान में जो मनुष्य रूप में है, अतीत में भी वो कई बार मनुष्य बन चुके हैं। सो उन्होंने किस तरह का शरीर कितने नंबर में लिया है और कितना छोड़ा है, ये एक जनरल ओवरव्यू है सभी मनुष्यों के संदर्भ में। सो यहाँ पर संख्या बताइए कि संख्यात अथवा असंख्यात औदारिक शरीर उन्होंने धारण कर रखे हैं इस तरह के मनुष्य के रूप में, और तेजस और कार्बन शरीर तो निश्चित रूप से उतने है ही है। समूर्छिम मनुष्यों न हो त्यारे गर्भज मनुष्य संख्याता हो, यानी संख्यात या असंख्यात की जो बात कही जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि किसी समय समूर्छिम मनुष्य की प्रेजेंस नहीं होती है, तो उस समय जीवों की संख्या जो है वो लिमिटेड होती है, मनुष्यों की संख्या, इसलिए उनको संख्यात मान लिया जाए। किंतु अगर समूर्छिम मनुष्य भी प्रेजेंट हैं तो उनका नंबर तो हमेशा असंख्य के कंपैरिजन असंख्य होता है, इसलिए मनुष्यों की संख्या असंख्य मानी गई है। और संख्यात कोटा कोटि प्रमाण 29 अंक प्रमाण, तो भंडारी जी आप देख लीजिएगा कि ये कोटा कोटि 29 जो अंक बनते हैं तो वो किस तरह का नंबर है। और 3 यमल थी ऊपर, 4 यमल थी नीचे, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का है, मुझे भी थोड़ा समझे बिना मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। सो इस तरह से मैथमेटिकली सारा कैलकुलेशन करके बताया है। आप ये सोचिए सभी मनुष्यों के संदर्भ में जिस समय भगवान महावीर के समय सपोज या जो आचार्य लिख रहे हैं उस समय की जो गणना थी मनुष्य की, उसको ध्यान में रख करके ये बातें कही गई है। तो वो नंबर संख्यात कहने का मतलब ये नहीं है कि आज हमारे 6 खरब हम पॉपुलेशन मनुष्यों की मानते हैं। सो ये तो हमारे अपने भारत क्षेत्र, और वो भी उसमें भी हम जो लिमिटेड जितना वर्ल्ड का को जानते हैं उतने नंबर को हम काउंट कर रहे हैं।
बट उसके अलावा भी मनुष्य वर्तमान में भी बहुत अन्यत्र पाए जाते हैं। और सभी मनुष्यों को अतीत और वर्तमान को कैलकुलेट करें तो बहुत कुछ नंबर बन जाता है। आप ये देखिए, यहाँ पर देवता और नरक के संदर्भ में बात ही कही जा रही है कि देवताओं ने भी मान लीजिए विकृत शरीर धारण किया है, तो कितना है वर्तमान में अभी वो उससे जुड़े हुए हैं, अतीत में उन्होंने कितनी बार धारण किया होगा कि, तो सभी जीवों के संदर्भ में जिन्होंने भी इस तरह का किया है। तो ये अभी विकलेंद्रीय जीव जिनको कहते हैं, दो सेंस से लेकर के 4 लिविंग बींग्स के बारे में, तो उनके बारे में भी इस तरह की गणना बताई गई है। तो यहाँ लगभग मैंने, और 3 इंच पंचेंद्रिय के बारे में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी यानी मनुष्य के अलावा भी जो गाय भैंस वगैरह होते हैं, ये 3 इंच पंचेंद्रिय प्राणी कहलाते हैं। मनुष्य की तरह ही 5 इंद्रियां इनके पास में होती है, मस्तिष्क उतना विकसित नहीं होता है, तो इसलिए ये 3 इंच पंचेंद्रिय प्राणी है। पर इनकी भी संख्या किस तरह की है, इसको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। सो इसके साथ ही मेरी बात फिनिश होती है। अब ये कैलकुलेशन, ओके, मैं इसको एक बार स्टॉप शेयर कर, हाँ फोकना सबका प्रश्न है। आप म्यूट है, सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत वंदन आपको इस विशेष व्याख्यान के लिए। बहुत जबरदस्त चीज बताई है आपने, बहुत जबरदस्त। वो जो नंबर बताए हैं वो बहुत ही बढ़िया है मतलब। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन सब की चीजों की व्याख्या होलोग्राम के कंसेप्ट पे की जा सकती है। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये ऐसा लग रहा है मेरे को। और इन सबको एक ही कंसेप्ट, मतलब वो होलोग्राम का जो मैंने बताया है, वो उससे इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसा लग रहा है मेरे को मतलब। और आपको अभी तो का जो प्रोजेक्ट दिया होलोग्राम, हुआ है, आपको तो हाँ वो प्रोजेक्ट दिया हुआ है। हाँ, अभी क्या है कि अभी जो ये साइंटिस्ट जो होलोग्राम की बात कर रहे हैं उससे बहुत आगे है ये होलोग्राम का कंसेप्ट। मतलब उसके लिए भी कुछ नई स्टडीज हुई है। उसमें कह रहे हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग क्लासिकल होलोग्राम है उसके आगे क्वांटम होलोग्राम है, उसके बाद एक रिलेटिविस्टिक होलोग्राम है, उसके आगे भी कुछ कंसेप्ट आ रहे हैं नए मतलब। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्सर्पणी काल और उपसर्पणी काल, टाइम वाइज भी होलोग्राम की बात की जा रही है, न केवल स्पेस वाइज बल्कि टाइम वाइज होलोग्राम की भी बात की जा रही है मतलब। तो ये जो कंसेप्ट है मेरे ख्याल से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और इनको अपने को बहुत सिस्टमेटिकली इनकी स्टडी करने की आवश्यकता है। जो नंबर बताए आपको वो बहुत बहुत जबरदस्त है और कांच की तरह साफ है, वो होलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो जो बताया बुद्ध और वो मुक्त, वो उसी होलोग्राम की वो कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कि वो दोनों दे आर कपल्ड, मतलब दे आर नॉट सेपरेट, दे आर कपल्ड। तो वो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग चीजें होते हैं और वो जुड़े हुए हैं मतलब। तो मतलब मैं आपको रियली बार बार वंदन करना चाहूंगा और मैं डिटेल में देखना चाहूंगा ये पुस्तक। अगर अहमदाबाद में होगी तो मैं इसको डिटेल में देखना चाहूंगा। ये प्रज्ञापना सूत्र है और इसकी टीका भी है, आचार्यों की मलयगिरी की टीका है और मलधारी हेमचंद्र की टीका है। तो टीकाओं के साथ में देखने से और अच्छा ज्यादा स्पष्टीकरण होता है। हाँ ये अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है। आप यही तो हमें मूल मकसद है कि हम क्या आज की जो लोग हैं वो इन चीजों से किस तरह से कनेक्ट हो, वाकिफ हो। आप ये सोचिए कितना नंबर एक्यूरेसी के साथ बताया जा रहा है, एक्यूरेसी के साथ। और ये केवल लिमिटेड नंबर नहीं कि हम जानते हैं उस दुनिया से संबंधित, ये तो पूरा अतीत अनंत भविष्य सबको ध्यान में रख करके, प्लस जहाँ कहीं वो जीवों की प्रेजेंस है उन सबको काउंट करके बताया गया है। तो हाँ, ये बहुत बड़ी विज्ञान तो उस बात है। कंडीशन में कब कब पहुंचेगा, पर ये अतीन्द्रिय ज्ञानियों के द्वारा इस तरह से चर्चा की गई इन विषयों को लेकर के। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो लेयर्स जो बना रखी है आपने, पहली या दूसरी स्लाइड, शायद दूसरी स्लाइड दिखाई थी, उसमें लेयर्स दिखाई हुई है, मतलब लेयर्स। तो क्या ऐसा होता है कि कर्मठ शरीर, तेजस शरीर सबसे इंटीरियर में होता है, उसके बाद जो बाहर के शरीर होते हैं वो बाहर होते हैं, मतलब ऐसा कुछ है सिस्टम?
यो ऐसा कहना थोड़ा कहने, ये तो क्या है कि बताने के लिए पिक्चराइज किया गया है। हाँ बाकी तो चीजें क्या है, सब इंटर मिक्स्ड है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो अंदर है वो बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, वो डीपर लेवल ऑफ योर एग्जिस्टेंस है हाँ 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 ना, वो सटल है। कार्बन शरीर सबसे सूक्ष्म है, तेजस शरीर उससे कुछ स्थूल है, और ये हाँ हमारी फिजिकल बॉडी उससे कुछ ज्यादा स्थूल है। तो इस हाँ तरह से उनमें वो सटलिटी और ग्रॉसनेस का थोड़ा सा डिफरेंस है। करेक्ट। बाकी ये कहना कि वो उसके ऊपर वो उसके ऊपर, वैसा ठीक है। मतलब हर हर कण में, शरीर के हर कण में आत्मा की भी प्रेजेंस है, कर्म शरीर की भी है, तेजस शरीर की भी है, वही स्थूल शरीर का। तो ऐसा नहीं कि कहीं वो शरीर, ये शरीर उसके ऊपर आ गया है, उसी के अंदर वो भी है। हाँ 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 सबकी और प्रेजेंस सबके अंदर है, मतलब एक तरह से समझो। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सटल चीजें तो ग्रॉस के अंदर पेनिट्रेटेड है। हाँ और वो जो आपने हनुमान जी का जो फोटो दिखाया था, वो लगभग वही फोटो मैंने अपनी एक स्लाइड में यूज किया एक प्रेजेंटेशन के अंदर। और वो जो उनकी कैपेसिटी थी कि अपने वक्रीय शरीर को सूक्ष्म बनाना या बड़ा बनाना, वो सूक्ष्म बनाने की जो उनकी जो कैपेबिलिटी थी, वो मेरे को लगता है कि एनी बिसेंट ने यूज की थी। मतलब वक्रीय शरीर को उनका छोटा बनाया था, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने हाँ, के लिए। वो मैंने मेंशन उनमें किया। उनमें हनुमान जी तो क्या थे, मनुष्य थे एक्चुअल में, और वो उनका शरीर तो औदारिक था, हमारी तरह था। पर वो विद्याधर थे। विद्याधर थे का मतलब है कि जैसे उनके पास में इस तरह की पावर्स थी कि वो अपने रूप को बदल सकते थे। तो वही मैंने कहा ना कि मनुष्य अपनी लब्धि से, यानी मिस्टिकल पावर्स की सपोर्ट से अपना शरीर कन्वर्ट कर सकता है। करेक्ट, तो बिल्कुल। जैसे स्थूलिभद्र ने शेर का रूप बना लिया था, हाँ हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप बना लिया था। तो ये वक्रीय लब्धि का वो प्रयोग करते हैं। ओरिजिनल उनकी शरीर जो था वो औदारिक शरीर था। हाँ 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 हाँ। नहीं, इसको ये इस कंसेप्ट को भी होलोग्राम के कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये जो मतलब मिस्टिक फिनोमिना है, इनको होलोग्राम के कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैं अच्छा थोड़ा है, आप वर्क है ना करिए। साहब। आपका एक प्रोजेक्ट तो फिनिश हो गया, अब हमारा सेकंड प्रोजेक्ट पूरा करिए। हाँ नहीं पोखरण बिल्कुल। पोखरणा साहब, हाँ साहब। आपसे एक निवेदन है कि आप कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हाँ आप उसको हमको समझाने का कोशिश करें कि कैसे होता है। एक एग्जाम्पल लेकर के कि ये होलोग्राम से ये हो रहा है, हो हाँ सकता है, नहीं हो सकता है, तो बहुत बातें नहीं हो नहीं गई। नहीं नहीं, एक आप हमको बहुत एक कॉम्प्लिकेट। एग्जाम्पल लेके बता हाँ दीजिए, समझ में आ नहीं, जाएगा। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी क्या है कि आप देखिए कि 2014 के चुनाव के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो उनको लेक्चर के लिए बहुत जगह इनवाइट किया गया था। तो उनकी पार्टी ने क्या किया कि उनका एक होलोग्राम बना दिया, मतलब। और वो होलोग्राम बना करके और वो 30 जगह मतलब है जो वो एक साथ में लेक्चर दे रहे हैं, मतलब। तो वो जो कंसेप्ट है उसमें है जो कोई भी मोदी साहब नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, लेकिन उनकी जो इमेज, जो 3 डायमेंशनल जो इमेज है, वो 3 डायमेंशनल इमेज उनकी सभी जगह दिख रही है और लग रहा है वो बोल रहे हैं। तो उनके जितनी इंफॉर्मेशन, विजिबल इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन उस होलोग्राम में है, मतलब। बट दैट इज नॉट फिजिकल। अपने आत्मा का कंसेप्ट दिया जाता है कि वो वो नॉन फिजिकल फिजिकल है। है। एक मिनट, नहीं, ये एक मिनट। फिजिकल है, होलोग्राम फिजिकल है। हाँ वो नहीं, वो अभी होलोग्राम थोड़ा फिजिकल है। नहीं, वो थोड़ा अभी वो अभी थोड़ा डिस्कस करने लायक है कि वो किस सेंस में फिजिकल है, वो हो सकता है वो डिस्कस करने लायक है। लेकिन दूसरा एग्जांपल अभी नेताजी, ये सुभाष चंद्र बोस का था, मतलब। तो उसके अंदर भी क्या है कि उनका स्टेचू अवेलेबल नहीं था, तो वो होलोग्राम से उनका वो दिखाया गया, मतलब। तो टू सब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये क्लियर लग रहा है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन वो है जो उससे डीकपल की जा सकती है उस बॉडी से, और वो है जो एक होलोग्राम, जो 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है उसमें आता है। दूसरा ये है कि जो क्लासिकल होलोग्राम है, वो 2 लेजर के जो 2 बीम होते हैं, और उस एक ही लेजर बीम को स्प्लिट करके 2 पार्ट में किया जाता है। एक पार्ट को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंका जाता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर के वो एक ये फोटोग्राफिक प्लेट पे आती है, मतलब। और दूसरा जो डायरेक्ट जो बीम आता है, लेजर बीम है, वो डायरेक्ट उस फोटोग्राफिक प्लेट पे आता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होके आता है और जो डायरेक्ट आता है, उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होता है।
तो इंटरफेरेंस होता है तो उसमें ऐसा होता है कि उसका इंटरफेरेंस जो बीम होता है, इंटरफेरेंस जो वो होता है पैटर्न, उस पैटर्न के अंदर एक पिक्सल भी अगर ले उसका इंटरफेरेंस पैटर्न का एक पिक्सल, तो उस पे एक पिक्सल के अंदर पूरी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब तो ये जो कंसेप्ट है ये पूरा वो होलोग्राम का कंसेप्ट आता है मतलब, और ये है जो क्लासिकल होलोग्राम का कंसेप्ट है मतलब। अब उसमें क्या है कि इसमें सर ये coherent- होलोग्राम अपन अलग से डिस्कस करना है, लेट अस कन्फाइन टू द लेक्चर yes, yes, because this is a very vast subject. This is my request yes, yes, because we need to have a lecture on hologram itself. Let us yes, confine to the subject of Samniji's thing. But just I want to make one statement that non-physical things का hologram नहीं बनता है। तो वहां पर ये आप जरा सोचिए कि आत्मा जो है नॉन फिजिकल, उसका होलोग्राम और इंटरफेरेंस पैटर्न और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह वो देखेंगे। बट आई थिंक शेषा जी, कैन वी कन्फाइन टू द सब्जेक्ट प्रॉपर ऑफ टुडेज लेक्चर? हाँ भंडारी सर, और किसी का तो हैंड रेज नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी पहले ले लेते हैं और फिर बाद में मैं औरों को रिक्वेस्ट कर लूंगी। हाँ, मेरे कुछ प्रश्न थे। हाँ, एक तो था, मैं जानना चाहता था कि ये जो आपने बहुत नई चीज बताई आज के हम ये भाषा वर्गना एनवायरमेंट से ग्रहण करते हैं और फिर वो वापस हम उसको छोड़ते हैं। यस। तो इसके बारे में मेरा प्रश्न था कि भाषा वर्गना को ध्वनि में कन्वर्ट करने का कुछ डिटेल कहीं मिलेगा क्या? वो आपने पिछली तो बार आप चतुर्स्पर्शीय भाषा वर्गना को ग्रहण करते हैं और अष्ट स्पर्शीय ध्वनि में कन्वर्ट करके आप उसको प्रेषित करते हैं, उसका वो मेरे को थोड़ा मैकेनिज्म समझना था। अगर आप कहीं ये मतलब व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से भी कि हमारे शरीर के 8 स्थान हैं जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। उसमें हार्ट भी है, गला भी है, लिप्स भी है, सेरेब्रल भी है, नाक भी है। सो नजल जितने भी लेटर्स होते हैं, उन सिलेबल्स होते हैं नजल, वो नासिका से उत्पन्न होते हैं। ये स्थान है उसका उत्पन्न होने का। जो सेरेब्रल है, श आप श बोलते हैं, ट, ये सेरेब्रल लेटर्स कहलाते हैं। ट वर्ग जितना भी है, ट, ठ, ड, ढ, न और प्लस श, ये सेरेब्रल लेटर्स हैं। ये यहाँ मूर्धन्य यानी मूर्धा से पैदा होते हैं, सेरेब्रल से, सेरेब्रम से। और कुछ शब्द ओष्ठ हैं। सो ओ अपन ने बोला, अ बोला, तो ये इस तरह के ओष्ठ वर्ण है। तो वो ओष्ठ वर्ण होठों के मिलने से होते हैं। कुछ दंत्य वर्ण है, जैसे त, थ, द, ध, न, ये दंत्य लेटर्स कहलाते हैं। ये दांतों के मिलने से बनते हैं। सो और इसी गटरल कुछ गले से पैदा होते हैं। तो जैसे अ बोला है, आपका गले से उत्पन्न होता है। सो गले से ये ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और कुछ नाभि से। तो इस तरह से 8 स्थान माने गए हैं व्याकरण शास्त्र में। पाणिनि व्याकरण हो, कोई भी व्याकरण शास्त्र हो, तो जो शब्द की जब रचना बताते हैं तो ये शब्द कहाँ से, ये ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती है, इसका पूरा व्याकरण शास्त्र में पूरा दे रखा है। और वो पूरा श्लोक भी मैं नेक्स्ट में आपको बता भी दूंगी। सो ये व्याकरण पढ़ाती हूँ तब उनको, क्योंकि हिंदी के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं या इंडियन जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं लैंग्वेजेस के, उनका पर्टिकुलर वो फोनेटिकली वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जितने भी हिंदू स्क्रिप्चर्स हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, वो उच्चारण पर ध्यान देते हैं कि आपने उस शब्द को जहां से उत्पन्न होना था वहां से किया है या नहीं किया, नहीं तो उसका जो इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा उस रूप में। सो फोनेटिक जो है ये प्रोनाउंसिएशन पर बहुत बल दिया गया है आगमों में और सभी इंडियन लिटरेचर के अंदर जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, तो उच्चारण से ही होना चाहिए। श को आप स नहीं बोलेंगे। तो गुजराती पीपल का टंग जो है उसमें स आता नहीं, श आता नहीं है और तालब्य श भी नहीं आता है। सो वो ट्विस्टिंग जो आनी चाहिए वो नहीं आती है उनकी।
तो पर्टिकुलरली ये शास्त्र में ये सब चीजें बताई गई कि ये ध्वनियां किस तरह से हमारे शरीर के किस किस पार्ट से उत्पन्न होती है और उस पार्ट का यूज करने से ही वो सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये नहीं, थोड़ा आपने बताया ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, वो तो बहुत अच्छा आपने समझा दिया कि 8 जगह से उत्पन्न होती है। मेरा प्रश्न था कि हम जो ये भाषा वर्गना ग्रहण करते हैं इसको फिर ध्वनि में कन्वर्ट करते हैं। यस, वही तो बात हाँ, हो रही है। वो प्रोसीजर, वो मैकेनिज्म समझना था, मतलब मेरा प्रश्न हुआ। तो अपने ये है ना कि पर्याप्तियां मानी गई है ना, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति है ना हमारे अंदर लैंग्वेज बनाने का, क्रिएट करने का सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको भाषा पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है ना। तो ब्रेन जिस तरह से विचारों को बनाता है, ब्रेन की हेल्प से हम विचार कन्वर्ट करते हैं, मनोवर्गणा के पुद्गल लिए जाते हैं और उसको मेंटल इमेजेस में या थॉट वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह से भाषा पर्याप्ति हमारे अंदर एक सिस्टम होता है जिससे कि भाषा क्रिएट होती है, वो कन्वर्जन होता है सारा। उसका काम ही यही है, बाहर से लेना मैटर को, शब्द में कन्वर्ट करना और रिलीज करना। ये भाषा पर्याप्ति का मूल फंक्शन है। तो ये बॉडी सिस्टम है एक प्रकार का, और ज्यादातर ये माना जाता है कि ये हमारे ब्रेन के अंदर ये सारे सिस्टम हैं जो कि भाषा को कन्वर्ट करते हैं। चलिए, एक और छोटा प्रश्न था मेरा, वो आपके जो दूसरा पार्ट था आपका लेक्चर का, उससे संबंधित है। अंक प्रमाण, आपने अंक प्रमाण का मतलब डिजिट्स आपने कहा था। हाँ, अंक का मतलब तो नंबर है, अंक का मतलब इतना 29 जो नंबर है इसमें बनता है टोटल। आप जब करेंगे डिजिट में लिखेंगे तो 29 डिजिट्स बनेंगे उसमें। पर वो कुल कोटि जो है वो तो 10 to the power 14 ही होता है, ये 10 to the power 29 हुआ। नहीं, कुल कोटि तो अलग बात हो गई, ये कोटा कोटि बता रहे हैं यहाँ पर। सो ये कुल कोटि नहीं, कोटा कोटि बता रहे हैं। जैसे ना करोड़ से का जो है गुना करने पर, तो करोड़ तो 7 होता है, तो 4 times you have to take कोटा कोटि into कोटा कोटि। 1 करोड़ का 1 करोड़ से आप मल्टीप्लाई करिए। हाँ, तो 10 to 14 होगा। ओके, जो वो मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में मैं बहुत 1 करोड़ is 10 to 7। ओके, तो कोटा कोटि is 10 to 14, वो मैं कह रहा हूँ। आपने कहा कि 29 डिजिट्स है, तो 10 to the power 29 की बात कर रहे हैं। ओके, सो मैं इसका देखती हूँ कि प्रॉपर जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है ना 29 डिजिट के अंदर, वो एग्जैक्ट नंबर जो कहीं मिलता है, सो मैं उसको देखती हूँ। क्योंकि अभी इसमें मेंशन किया हुआ नहीं था, और किया भी हो तो मुझे थोड़ा एक बार वापस वो बड़ा अच्छा रहेगा हमारे जरा तो वो कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि दिस इज द 29 फिगर, मतलब डिजिट्स। समृत में इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। हाँ, ये 10 to the power 20 मतलब 29 डिजिट जो आपने बताया ना, क्या ये तो मनुष्य की संख्या का नंबर है? और ये भंडारी सर जो बता रहे हैं ना, वो स्पीसीज या फैमिली या अपने जिस पर जो भी उसको डिराइव करे, बाद में जो भी नाम देंगे उसके, तो वहां पे कोटा कोटि वो वर्ड यूज किया जाता है। कोटा कोटि किसी संख्या, मतलब किसी एक का पॉपुलेशन बताने के लिए नहीं कहा गया है, ऐसे मेरी समझ में है। तो क्या ये सही समझ है मेरी? देखिए, अपने को ये देखना है कि जब कैलकुलेशन बताया जा रहा है तो वो कहाँ किस रूप में बताया जा रहा है। वो तो कुल कोटि वाला तो मतलब एक बीच में भंडारी जी ने ऐसे ही मेंशन कर दिया, बट उसका कोई रिलेवेंस नहीं है यहाँ पर अभी। हमको ये देखना है कि जब कोटा कोटि का एक कोटि लिखा जाता है, कोटा कोटि लिखा जाता है, कोटा कोटि में तो ये कोटि का कोटि से आपका वो करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो वो कोटा कोटि नंबर फिगर बनेगा। अब वो कोटा कोटि में मान लीजिए आपको कह दिया कि 2 कोटा कोटि, इसका मतलब 2 करोड़ का 2 करोड़ से आपने गुना करने पर जो संख्या आ रही है उसकी बात है। सो वो मतलब कहने का मतलब कि मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है उसको हमको समझना है पूरी तरह से। कोटि कहाँ है तो जस्ट 1 करोड़ लेना है, किंतु अगर कोटा कोटि कह दिया तो 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुना करने पर जो फिगर बनता है उसको ध्यान रखिए। फिर अब वो नंबर कितना है, आपको 10 कोटा कोटि कहा जा रहा है तो 10 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए। जी, बस ये 2 ही प्रश्न थे मेरे। थैंक यू।
बहुत बहुत ये- नई नई चीजें आपने बताई इस पे। वो तो मैं देखिए क्या जरा बताती, ये समझने तो का प्रश्न। हाँ, ये तो ज्ञानी पुरुष बताते समझी हैं। जी, हाँ, इसी क्वेश्चन को मुझे एक और भी पूछना था इसी क्वेश्चन के साथ, कि इसमें हाँ। मनोवर्गणा का भी कोई रोल होता है, कि भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा और फिर ध्वनि, ऐसा कुछ मतलब कोई भी कन्वर्जन के लिए कोई सिस्टम होती है इसमें? इस विषय में ना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक मैं पुस्तक पढ़ रही थी कि हमारा ब्रेन जो है, जो भी सोचता है उसमें भाषा वर्गणा का भी रोल है। भाषा वर्गणा का रोल है, यानी आप ब्रेन में जो लैंग्वेज तो आ ही रही है ना, कोई तरह की लैंग्वेज आ रही है सही, ब्रेन के, सही, है वही ना, मैं आप पूछ उस रही थी। लैंग्वेज में कुछ सोच रहे हैं, तो वो लैंग्वेज का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए पहले से, ठीक है ना। और आपका ये भाषा तंत्र भी वर्क कर रहा है, अंदर से एक्टिव है, तो ब्रेन में वो थॉट्स क्रिएट होते जा रहे हैं। सही, इसलिए कहा जाता है कि देवताओं के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति देवताओं की अलग अलग नहीं होती, एक ही होती है, यानी एक ही सिस्टम होता है जिससे भाषा बनती है और जिससे थॉट्स भी बनते हैं। तो उनके अंदर एक ही सिस्टम होता है, दो सिस्टम अलग अलग नहीं होते, किंतु ह्यूमंस के अंदर ये दो सिस्टम अलग अलग माने गए, ठीक है ना। भाषा पर्याप्ति वोकल कॉर्ड का रोल है इसमें, और थिंकिंग में जो है ब्रेन का रोल है। सो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज ठीक है, आपका वोकल कॉर्ड अगर एक्टिव है तो आपके अंदर ब्रेन में भी कोई ना कोई लैंग्वेज बनती रहती है। सो वो कनेक्टेड है, एक दूसरे का सपोर्टिव है कहना चाहिए। So vocal cord is just to deliver the thoughts. It is. यस, वो थॉट्स, मेंटल इमेजेस को क्रिएट करना, या वो हाँ, मनोवर्गणा के पुद्गल, परंतु वो किसी लैंग्वेज में होंगे ना। हाँ, सो लैंग्वेज का ज्ञान भी होना चाहिए ना, कि आप उस लैंग्वेज में सोचेंगे ना, जो भी सोचेंगे करेंगे तो। सही। तभी मतलब जिसकी लोअर कॉन्शियसनेस है, इंफीरियर जीव्स जैसे कहते हैं, विकलेंद्रिय, वो भी जो भाषा वर्गणा यूज करते हैं और उनकी जो मनोवर्गणा होती है, तो वो वहां पे भाव मन के साथ जुड़ेगा ना फिर तो। वो भाव मन ठीक है, वो तो मतलब कहना चाहिए कि उनके अंदर भी श्रुत ज्ञान तो है ना, तो भाषा के वाइब्रेशंस को वो रीड कर सकते हैं, हाँ, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हाँ, अपने तरीके से भाषा, यानी अनक्षरात्मक भाषा बोलते हैं, हाँ, वो हाँ, अक्षर नहीं होती है हमारे अंदर, जो अल्फाबेट्स हैं वो उनके अंदर नहीं है, अल्फाबेट्स का ज्ञान नहीं है उनको। हाँ, वो अपनी बात को कहने के लिए उनको जो टंग मिली है, तो उस टंग से जो कुछ कह सकते हैं वो कहते हैं अपने तरीके से। सही। मतलब वो अगर उनके और जो पास ट्रेनिंग दी जाती है, तो तोते वगैरह हैं, इनको प्रॉपर्ली ट्रेंड कर दिया जाता है, तो ये उसी तरह से बोल देते हैं, राम राम और सिया राम और कुछ भी बोल देते हैं, जो सिखाते हैं वही बोल देते हैं। तो उनको थोड़ा बोलना भी आता है, वो थोड़े हाँ, विकसित है, तो बोल भी हाँ, लेते हैं वो तो विकसित हो गए, पंचेंद्रिय हो गए। और जो विकलेंद्रिय है उसके मतलब किस तरह से वो होता है, हाँ, उसी वो को मुझे समझ में आता है। अनक्षरात्मक, उनका अनक्षरात्मक ध्वनि होती है, मतलब अक्षर नहीं होते, अल्फाबेट्स नहीं होते हाँ, हैं। हाँ, तभी मतलब भाषा और ध्वनि को हमें अलग समझना है। कम्युनिकेशन की पावर है उनके अंदर, हाँ, टंग है इसलिए, तो वो हाँ, कम्युनिकेट कर लेते हैं अपनी बात को, बट सही, ठीक है, लैंग्वेज नहीं है उनके पास में। सही, सही। हाँ, भंडारी सर, आपका प्रश्न अगर आगे कुछ नहीं हो तो मैं विशाल जी को मौका दूं। एक दूसरा प्रश्न था, ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन अगर। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ, आप बताइए, तो बिल्कुल बताइए। ये आपने कहा विक्री एक शरीर जो है वो ग्रहण कर सकते हैं हम कभी कभी, पर जो जो पोखरना साहब बता रहे थे अणिमा सिद्धि के बारे में, या वो एक्चुअली मेरे विचार में वो कॉन्शियस बॉडी है, जिसको आप आहारक शरीर कहते हैं। आप कुछ भी जानने का प्रयत्न करते हैं तो आपकी कॉन्शियस बॉडी बनती है, तभी आप जान सकते हैं, आप वैक्रिक बॉडी से नहीं जान सकते। ऐसा मेरा मेरी धारणा थी। तो इस पे आप क्या, आपसे क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि आपने तो कहा कि वो खाली जब तीर्थंकर होते हैं और उनसे जानने का होता है तब वो शरीर ग्रहण करके वहां जाते हैं या जो भी, तो वो कोई मेरा ऐसा उसमें है कि जब भी हम कोई नई चीज जानने का प्रयत्न करते हैं तो कॉन्शियस बॉडी बनती है ड्यूरिंग दैट पीरियड। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो तीर्थंकर से ही जाने, वो जानने वाली जो शरीर की बॉडी है उसको हम कॉन्शियस बॉडी, या जो आप कहते हैं
आहारक शरीर, आहारक शरीर, कम्युनिकेशन हाँ, बॉडी, वो टेम्पररी हर वक्त बनता रहता है whenever one is trying to understand something or know something. नहीं तो बात ये है ना कि वो आप किसी समय जब जान रहे हैं वो कर रहे हैं, परंतु सपोज आपको कोई प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है और आप किसी मान लीजिए पोखरनाथ साहब बहुत दूर हैं, कहीं अमेरिका में आए हुए हैं, तो उनसे आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो? फोन मोबाइल नहीं यूज करना है आपको, तो आपको कैसे करना है कम्युनिकेशन? कोई मैसेज नहीं क्रिएट करना है, जस्ट आपको स्वयं को डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट करना है। कैसे करेंगे आप? हाँ, पर वो जानना चाहते हैं तो आहारक शरीर चाहिए। आहारक शरीर चाहिए, तो वही तो है ना कि वो हाँ, शरीर की क्षमता, not only हाँ, वैक्रिक तो शरीर। वो शरीर आप पैदा कर सकते हो क्या? आप जनरल व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति के अंदर वो कैपेसिटी होती ही नहीं, वो पावर होती ही नहीं उस बॉडी को क्रिएट करने की। उसको नॉलेज ही नहीं है ना उस चीज का कि वो बॉडी क्रिएट कैसे होती है, ना उसके अंदर वो पावर है। वो तो आप क्लैरिफाई करिए, मुझे नहीं पता है, पर मैं हाँ, तो मेरा तो कहने का ये धारणा है कि जब भी आप जानने का प्रयत्न करते हैं वो बॉडी अपना आप क्रिएट होती है। दैट इज टू नो। अब पहली बात उतने टाइम के लिए ये कॉन्शियस बॉडी फिर और क्या हो गई? इसका क्या स्वरूप है? जैसे 5 प्रकार की बॉडी है, उसके अलावा कॉन्शियस बॉडी क्या चीज है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मूल बात ये है कि आपकी आत्मा क्या करेगी? ये सब दूसरी बॉडीज की ये सारा काम करेंगे। आत्मा का काम है भाई जानने का, उसको जरूरत ही नहीं किसी बॉडी की। उसको तो उसी की पावर है ये जानने की। ज्ञान जो कुछ हो रहा है, किसी भी शरीर में जीव हो, जानने का काम तो चेतना करती है, आत्मा करती है। ये काम उसका है। उसमें किसी कॉन्शियस बॉडी को क्रिएट करने की जरूरत ही कहाँ है? जरूरत ही नहीं है। वो बॉडी तो फिजिकल है, उसमें तो जानने की क्षमता थोड़ी होती है, वो तो जड़ है, वो तो मैटर से बनी हुई है, मैटर में जानने की क्षमता थोड़ी है। ज्ञान की शक्ति तो जीव में होती है ना, सुचेतना से संबंध है उसका। वो आपकी कॉन्शियसनेस वर्क करती है उस समय, जब कभी आप जान रहे हो आपकी कॉन्शियसनेस वर्क कर रही है उस समय, आपकी प्योर कॉन्शियसनेस जिसे अपन कहें, उस समय उसका रोल, जो भी जानने की जितनी भी क्रिया हो रही है। अब उसमें रिएक्शन अगर कुछ आप कर रहे हो, कि गुस्सा कर रहे हो, कोई बात गलत आपको नॉलेज में आने पर, तो वो गुस्से में आपका मोहनी कर्म साथ में ऐड हो गया, क्रोध मोहनी, तो उसकी एनर्जी आपके साथ ऐड हो गई। बट जानने की जो फंक्शन है, वो चाहे आप राइट जान रहे हो चाहे रॉन्ग जान रहे हो, वो चेतना से जानते हो। और रॉन्ग जानते हो उसमें मोहनी कर्म का प्रभाव है साथ में, तो इसलिए आप उसको रॉन्ग जानते हो, सत्य को। किंतु अगर आप सत्य का ही एनालिसिस कर रहे हो, ट्रूथ को ऑब्जेक्टिव तरीके से समझ रहे हो, तो आपकी प्योर कॉन्शियसनेस वर्क कर रही है उसमें। जी, सही है। उसकी जितनी भी अभी आपके अंदर पावर डेवलप है, उतनी पावर में ही वो जान पाएगी। बट जितना भी जान रही है, वो प्योर कॉन्शियसनेस ही वर्क कर रही है उसमें कहीं बॉडी की जरूरत ही नहीं है। बॉडी तो इसलिए है कि हमारी सोल जो है एक प्रकार की एनर्जी है, वो एनर्जी बिना विदाउट बॉडी वर्क नहीं कर सकती है। सो उसको कोई ना कोई बॉडी चाहिए साथ में, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए, विशाल जी को है कुछ प्रश्न। विशाल जी अपना प्रश्न पूछिए। शमनी जी, मतलब वंदना बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं विशाल। हाँ, शमनी जी, मेरा एक प्रश्न था, थोड़ा सामान्य था, पर फिर भी मुझे लगा जरा आपसे थोड़ा क्लैरिफिकेशन लूं मैं। एक कुछ सालों पहले मैंने एक वर्कशॉप किया था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, महर्षि महेश योगी जी का। और उसमें एक उसके बिगिनिंग ओरिएंटेशन में बताया जाता था कि भाई जो ये मेडिटेशन में थोड़ा आगे जो चले जाते हैं, ये इसकी इसमें तो ऐसे पावर्स आ जाते हैं कि मतलब वो शरीर, मतलब जमीन से वो ऊपर फ्लोट होने लगते हैं। अब ये जो कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी, मतलब मेरी समझ ये है कि एक हमारा जो मनुष्य शरीर है, औदारिक शरीर, उसकी तो ये क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी में शायद ये नहीं आता है। So does it mean that are we with that power of that meditation we are transcending into some other form of body? जैसे अभी आपने ये 5 प्रकार के बताए, जैसे मतलब कोई वैक्रिय उपलब्धि प्राप्त करी, या ये क्या what is this phenomena we can say? नहीं, ये तो कुछ मतलब ये मूल बात इतनी सी है कि उसकी मैं अभी कुछ मैं पढ़ भी रही थी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, तो वो कह रहे थे कि हमारे अंदर जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है ना, वो जब हम उस शक्ति के
प्रभाव से जब बाहर निकलते हैं ध्यान के माध्यम से, तो हमारी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है और फिर वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगती है। सो ध्यान में वो स्थिति बनती है, हम बॉडी को के गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसको ट्रांसेंड कर देते हैं। सो वो स्थिति में बॉडी फिर ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, फ्लोट करने लग जाती है। और ये तो जितने भी गहरे ध्यानी योगी होते हैं उनकी तो ये कॉमन चीजें हैं, बहुत कहना चाहिए बहुत सिंपल चीजें जो होती है उनके साथ। वो तो मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इन्हें आकाश में गमन भी करते हैं, आउट ऑफ बॉडी भी चले जाते हैं, ट्रेवल करने के आ जाते हैं, दूर दूर तक कम्युनिकेशन करके आ जाते हैं। हिमालय के किसी योगी से मिलना है मान लीजिए, तो कहा जाता है, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कुछ लोगों का ही कहना है कि वो रात में अपना योग से बाहर, शरीर योग से बाहर निकल जाते थे और जिनसे कम्युनिकेशन करना करके आ जाते थे। मतलब ये तो एक जेट इंजन के जैसी एक कैपेबिलिटी हो गई, मतलब यू आर एस्केपिंग दैट ग्रेविटी, जैसे जेट कोई एक रॉकेट इंजन कैसे ग्रेविटी ब्रेक करके ऊपर चले जाता है। वो पढ़ रही थी मैं, वो एग्जैक्ट कोटेशन भी बता दूंगी। सो आचार्य श्री ने, अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ भी लिया और कल मैं पढ़ी रही थी वो पॉइंट को। अच्छा अच्छा। This protein body is not affected. एक महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक है महावीर की साधना का रहस्य, उसको जरूर पढ़िए आप। तो और जैन योग पुस्तक पढ़िए, उनके अनुभव से निकली हुई बहुत सारी चीजें जो वो स्वयं ने अपने लाइफ में उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। ओके। महावीर So I wanted to add कि ये protein body is not affected by gravity. प्रोटीन बॉडी तो ये तो ग्रेविटी से अफेक्टेड होती ही नहीं है। हाँ, ये तो कहीं ट्रेवल कर सकती है, तो इसकी तो कैपेसिटी अनइमेजिनेबल है। ये इसीलिए कहा जाता है ये विक्रिय शरीर है, ये ग्रेविटेशनल, ये आपके स्थूल शरीर के पर ही ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, बाकी और किसी पे काम नहीं करता। जी ओके। जी मैं इसको भी आप मतलब इतना उस स्टेट में ले जा सकते हो कि ये उसको भी स्किप कर जाए। हाँ, मतलब पखवाड़ा सर भी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हाँ पखवाड़ा जी बताइए। हाँ विशाल जी, एक्चुअली समनी जी और विशाल जी, मैंने महर्षि महेश योगी जी के साथ काम किया है बेंगलोर में 78-79 के अंदर, और उसको फ्लाइंग सिद्धि कहते हैं, फ्लाइंग सिद्धि। हाँ। मैंने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखा है, एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूट में किया था 3-4 जनों ने। तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो एक कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं, मतलब, और वो उच्चारण करने के बाद में ऐसा होता है कि वो एक्चुअली पालती मार के बैठते हैं, लेकिन जो ही वो मंत्र का उच्चारण करते हैं 5-1 मिनट में, 5-7 मिनट के अंदर, वो उनकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत फास्ट मतलब बहुत फास्ट, और इतनी फास्ट हो जाती है ऐसे, और फिर वो फास्ट होकर के वो खुद मतलब उड़ते हैं, मतलब हवा के अंदर जंप मारते जैसे। तो अगर एक कोने में बैठे हुए हैं तो कम वहां से जंप मारेंगे तो 7 फीट 8 फीट वो जाकर के गिरेंगे, मतलब नीचे, और फिर वापस दूसरा जंप मारेंगे, वापस 7-8 फीट पे गिरेंगे। तो ये जो फ्लाइंग सिद्धि है ये अलग ढंग की है, समनी जी कह रही है वो लेविटेशन वाली वो अलग है, और जो उससे दूसरी जगह जाना वो और शायद एडवांस है, लेकिन प्रिलिमिनरी वाली है जो आप कह रहे हैं वो हमने देखी है। अच्छा, ये होता क्या है कि तेजस शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, प्राण शरीर आपका ऊर्जा शरीर, ऊर्जा से वो चीजें, तो हमारे अभी वर्तमान में समनी स्थित प्रज्ञा जी हैं जो कि सबसे बड़ी हमारी समनी है, और वो इसका प्राण शक्ति का प्रयोग करवाते हैं, आज भी करवाते हैं, और 4 लोग अगर या 2 लोग जो भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं। भारी पट्टा है, बीच में लेकर के बैठे आप, वो मंत्र का आपको प्रयोग करवाते हैं और आपके अंदर प्राण ऊर्जा, आपको जस्ट पट्टे पर आपने नीचे से हाथ लगा रखा है, आप कोई प्रेशर कुछ नहीं कर रहे हो, उसको लिफ्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हाथ लगा रखा है, वो मंत्र से आपको ध्यान का प्रयोग करवाते हैं और वो पट्टे ऊपर की तरफ उठने लग जाता है ऐसे। ओह माय गॉड। तो ये आज भी वो आप जाना चाहो, करना चाहो तो आज भी करवा दे वो समझ ये। हाँ, जैसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी जो है, तो उनको कुमारपाल राजा के सामने जब बताया गया कि भाई उनको भी कोई चमत्कार बताना है जैन धर्म का, जैन धर्म वैसे चमत्कार में मानता नहीं है, पर वो उस टाइम सैविक के सामने कुछ था तो उनको ऐसा करना था, तो उन्होंने बोला कि मेरे नीचे 7 लेयर बना दो, उसके ऊपर मैं बैठता हूँ, और फिर मैंने जब वाचना देना शुरू करता हूँ तो एक के बाद एक लेयर निकालते रहना,
और मैं हवा में रह के आपको वाचना देता रहूंगा। तो ये जो है वो एक अलग तरह की अपने शरीर का जो वजन है उसको कम करने की एंटी ग्रेविटी वो लब्धि जो आत्मा की होती है उसका प्रयोग है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो आत्मा की लब्धि के बारे में पोखरण जी ने काफी काम किया है। हाँ, हाँ, ये जैसे आता है ना अणिमा महिमा, एक लब्धि का नाम है लघिमा। हाँ, लघिमा शक्ति लघिमा, जिसके अंदर होती है, लघुमा, उसका शरीर बहुत हल्का हो जाता है सही, और ऊपर में उठ सकता है आराम से, कागज की तरह या हवा की हाँ, तरह, स्मोक की हाँ, तरह ऊपर उठ सकता है। तो ये लघिमा शक्ति होती है। ये लघुमा अणिमा शक्ति, शक्ति का, हाँ, अणिमा शक्ति का तो उल्लेख पोखरना साहब बहुत करते हैं। हाँ, सो जेएस वालों को ये तो लब्धि याद हो ही गई होगी, पर ये एक लघिमा शक्ति से आप सही, शरीर को बहुत हल्का बना सकते हो, हल्का बना सही, सकते सही, एकदम सही। तो ये विशाल जी, शायद मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। यस यस यस, हाँ हाँ, जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हो। भंडारी साहब, आप जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पूछना है। मैं कभी कहती हूँ तो ये नहीं कि आप प्रश्न ना पूछे पर मेरा ये कहना है कि ये तीर्थंकरों की जो या आचार्यों की लिखी हुई बातें हैं, तो उनको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, वो पॉजिटिव वे में उसको सोचना, उसका तरीका खोजना आपका काम है और वही करने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये भाषा क्रॉस वर्णने क्वेश्चन का और मेरे को क्रिटिकल क्वेश्चन आप सारे पूछिए, ताकि आप जो साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से इन चीजों को किस तरह से प्रूव किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, तो वो आप उसका तरीका आपको मिल सके। क्वेश्चन आंसर करने से कभी कभी जी। कुछ बातें ध्यान में आती है और बता सकते हैं। निश्चित वासनवाला जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। सरोनी जी नमस्कार। हाँ, आप वीडियो ऑन करिए ना तो अच्छा रहेगा। नमस्कार सभी बुभुक्षों को मेरा नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि ये एक तो हो गया औदार्य शरीर, जो हमारा स्थूल शरीर है वो, हाँ, उसका तो जब आत्मा छोड़ देती है शरीर तो विसर्जन हो जाता है। तो बाकी यस, के जो शरीर है, तो बाकी के 4 शरीर, उसका विसर्जन होता है या वो इनका यूज रहता है और दूसरा कोई आत्मा उसमें आ जाता है? वो शरीर विसर्जित होता नहीं है, वो तो आपके साथ रहता है। तो उसमें दूसरी आत्मा तो कैसे आएगी? आपकी आत्मा रहेगी ना उसमें, तो दूसरी को तो नहीं, प्लेस जैसे देवों का शरीर है, तो हाँ, वो उसका वो देवों का दूसरा, जब दूसरे देव आते हैं तो दूसरा शरीर आता है या वही शरीर में दूसरे देव आते हैं? नहीं, वो शरीर तो उनका वहीं समाप्त 6 महीने पहले उनको इंडिकेशन मिल जाता है कि उनका लाइफ स्पान पूरा होने वाला है, और जैसे ही उनकी डेथ होती है वो कपूर की तरह उड़ जाता है, उसको जब बर्न करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी सब शरीर में भी ऐसा ही होता है? मन से वैक्रिय शरीर तो कपूर की तरह उड़ जाता है, और औदारिक शरीर को आप जैसे क्रिमिट करते हो, बर्न करते हो या बरीड करते हो, जो कुछ कर, तो वो धीरे धीरे डिस्पर्स होता जाता है, उस डिटेरियोरेट होता जाता है और दूसरी चीजों में कन्वर्ट होता जाता है। बाकी तेजस शरीर है और कर्म शरीर है, ये तो हमेशा जीव के साथ लगे रहते हैं, नए कर्म आते रहते हैं, पुराने कर्म पार्टिकल से डिसोसिएट होते रहते हैं। सो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस उनके अंदर चलती रहती है। और आहारक शरीर की बात है तो आहारक शरीर तो टाइम बीइंग के लिए क्रिएट होता है, और उसका टाइम मैक्सिमम मेरे ख्याल से कितना समय माना गया, उतने समय के लिए वो क्रिएट होता है और फिर वो डिसअपियर हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है वापस। कहा जाता है कि राइट या लेफ्ट, जहां तक है मुझे लेफ्ट का याद है, तो लेफ्ट के इस कंधे से उसको क्रिएट किया जाता है, यहाँ से वो पुतला निकलता है और ट्रेवल करता है जहां जाना है वहां तक। उसको अगर बता दिया है कि भगवान महावीर, मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं उस पुतले को भेजती हूँ कि भगवान महावीर, मुझे मालूम है कि अभी जयपुर में सपोज, तो वो जयपुर तक जाकर के रुक जाएगा। वहीं पर अगर भगवान महावीर सपोज किसी कारण से वहां से बिहार कर गए, तो वो पुतला वहीं स्टक हो जाएगा, वहां से फिर आधे हाथ का उससे फिर एक नया पुतला निकलेगा, वो फिर नेक्स्ट में कि महावीर जहां होंगे वहां तक वो ट्रेवल करेगा।
फिर वो उसमें आकर के जयपुर वाले पुतले में मिलेगा, जयपुर वाला पुतला आकर के मेरे अंदर समाहित हो जाएगा, फिर वापस इस राइट हैंड लेफ्ट हैंड से जहां से निकला है उसी से अंदर समाहित होकर के डिसॉल्व हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। निश्चित जी, इस बारे में ऐसा होगा, मतलब जो समणी जी ने तो बताया, पर आपका अभी- क्वेश्चन जो है तो सभी के पास सभी वर्गणा नहीं होती। वैक्रीय वर्गणा हमारे पास होना जरूरी नहीं है। जो औदारिक बॉडी होता है उसको वैक्रीय वर्गणा होना जरूरी नहीं है। जिसके पास वैक्रीय वर्गणा है और वैक्रीय शरीर है उसके पास औदारिक नहीं होती है। तो ये जो लब्धि वाली बात है वो डिफरेंट होती है। तो अभी जो डिस्कस हो रहा है वो शरीर और लब्धि दोनों अलग अलग से डिस्कस हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन अगर इस तरह से कुछ हो तो आप वापस समझ से क्लैरिटी करवा सकते हो। मैक्सिमम एट ए टाइम मनुष्य के पास में 4 शरीर हो सकते, 4 5 शरीर एक साथ कभी नहीं होते। तेजस कार्बन शरीर हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। आप या तो औदारिक शरीर हैं या वैक्रीय शरीर है आपके पास में, या औदारिक शरीर है और आहारक शरीर है। इस तरह से 4 शरीर ही एक साथ पाए जा सकते हैं। 5 शरीर तो एक साथ कभी किसी जीव में नहीं मिलेंगे आपको, पर हाँ वो अलग अलग टाइम में उन 5 शरीरों को ले सकता है। मनुष्य के अंदर 5 शरीर की संभावना है कि अगर उसके अंदर वो आहारक लब्धि जिसे कहा था, अगर वो उसके अंदर है तो वो आहारक शरीर भी क्रिएट कर सकता है। उसके अंदर वैक्रीय लब्धि है तो वो वैक्रीय शरीर भी क्रिएट कर सकता है। सो उसको उसमें संभावना 5 शरीर को क्रिएट करने की है। बाकी एट ए टाइम प्रेजेंस जो है वो 4 शरीर की हो सकती है। 5 शरीर एक साथ प्रेजेंट नहीं होते किसी भी के अंदर। और अभी जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन में बताया ना कि बद्ध शरीर और मुक्त शरीर, तो उसमें आप देखेंगे कार्बन शरीर, तेजस शरीर भी जो है दोनों रूप में है। बद्ध में रूप में भी है और मुक्त रूप में भी है। तो पुराने कर्म हटते रहते हैं, नए कर्म आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं। तो ऐसे पुराने कर्म भी बहुत अनंत आप छोड़ चुके हो और वर्तमान में जो है वो भी अनंत आपके साथ में है। सो कहने का मतलब है कि इस तरह से वो चेंजिंग चलती रहती है। उसमें तो डिसोसिएशन एसोसिएशन कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। यानी वर्गणा जुड़ती रहती है, छूटती रहती है। नया मैटर ऐड होता रहता है, पुराना होता रहता है। और वो शरीर जो आजकल बॉडी का जो है वो ऑर्गन्स भी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो नए पुराने ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं, नए चले आ जाते हैं। तो वैसे प्रोसेस हर बॉडी के अंदर चलती रहती है। हाँ, निश्चित जी, अगर आपका प्रश्न अब और कुछ हो गया। हाँ, धन्यवाद निश्चित जी। हाँ, पोखरणा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ समनी जी, एक प्रश्न और आया दिमाग में कि भाषा वर्गणा की जो आपने बात कही, मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि ज्ञान है वो आत्मा का गुण है। यस। अभी वेस्टर्न स्कॉलर्स कह रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कॉन्शियसनेस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब तो इस केस में हम जब कहते हैं कि ज्ञान मतलब आत्मा का गुण है और लैंग्वेज उस ज्ञान को एक्सप्रेस करता है, एक उसकी रिप्रेजेंटेशन है उस ज्ञान की, मतलब तो क्या ये कहना उचित होगा कि लैंग्वेज या जो भाषा है वो भी आत्मा का एक गुण है, या इन दोनों के बीच में कोई स्थिति है कि उस वो जो ज्ञान है वो भाषा में जो कन्वर्ट हो जाता है, जो कन्वर्शन प्रोसेस है, उसमें कुछ वर्गणा का रोल आता है उसके का, जो आप भाषा वर्गणा कह रहे हैं, मतलब लेकिन वो भाषा जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ओरिजिन, वो आत्मा ही है। वो वर्गणा के थ्रू मतलब वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, मतलब ऐसा कुछ कह सकते हैं। सही कह रहे हो। इस मामले में मूल बात ये है, समझना है कि हर जीव में 2 तरह के मिनिमम ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है ना। सो मति ज्ञान तो है कि इंद्रियों से आप जो कुछ एक्सपीरियंस करते हो, जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज का सपोर्ट हो सकता है। कभी कोई चीज मान लीजिए कि मुझे अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ और आपको अभी इस समय क्लियर नहीं हो रही है, बाद में आप खुद उस पर थिंक करें और आपको उस चीज समझ में आने लगे कि ओ समझी जी ये कहना चाह रहे थे। सो वो लैंग्वेज आपको, सुनी हुई लैंग्वेज आपको सपोर्ट कर सकती है मति ज्ञान के अंदर, जिसको कि श्रुत निश्रुत मति ज्ञान कहा जाता है। और कभी कभी आपको लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, किसी का सिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने एक्सपीरियंस से वर्क करके खुद ही सीखते हैं। तो वो अश्रुत निश्रुत मति ज्ञान कहलाता है, जिसमें 4 तरह की बुद्धियों की चर्चा की जाती है। इसी तरह से श्रुत ज्ञान है हर जीव में, चाहे एक इंद्रिय जीव क्यों नहीं हो,
वो भी आप लैंग्वेज को आप बोल रहे हैं तो वो समझ सकता है, क्योंकि अंदर शुद्ध ज्ञान है उसके अंदर। तो वो इंट्रिंसिक, तो भाषा का ज्ञान तो जीव को ही है, हाँ, जीव हाँ, को ही है ज्ञान तो भाषा का, चाहे वो किसी भी भाषा को हाँ, सीख रहा है या भाषा का वो एक अलग बात है कि उसको जब अपनी बात को कहना है, एक्सप्रेस करना है, तो उसको भाषा वर्गना के पुद्गल चाहिए का सपोर्ट चाहिए। हाँ, 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 कम्युनिकेशन के लिए उसको भाषा वर्गना के पुद्गल चाहिए। लैंग्वेज का ज्ञान तो जीव के अंदर ही होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो लैंग्वेज का कंसेप्ट है, वो भाषा है, वो भी आत्मा का गुण है, ऐसा कह सकते हैं क्या आप? हाँ, तो कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। भाषा का ज्ञान तो जीव में ही होता है। वो तो ये तो मैटर तो वो कन्वर्ट अपना एक्सप्रेशन के लिए कर रहा है, मीन्स अपने वर्ड्स को क्रिएट करना जो आपके कान तक पहुंच सके, आप उस ध्वनि को समझ सके, तो उस ध्वनि को क्रिएट करने के लिए मैटर का सपोर्ट चाहिए उसको। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बाकी लैंग्वेज का ज्ञान तो जीव में ही होता है। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ वो प्रश्न जो आपने क्वांटिटेटिव डिटेल से बताया ना, अलग अलग के अलग अलग, फिर वो उसको हम एक ही अलग ही ढंग से समझना पड़ेगा, मतलब टोटली डिफरेंट वे, जो वर्गना का अर्थ शायद उससे क्लियर हो जाएगा। मतलब वो जो आपने क्वांटिटीज बताए ना, जैसे दोनों आप मान लीजिए कि आप शरीर है आपके पास में, आप जो भी बॉडी से फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन तो जीव कर रहा है एक्चुअल में, बॉडी तो जड़ है। डेड बॉडी क्या करती है? वो कोई देखती है, वो कोई सुनती है, वो कुछ सोचती है? कुछ नहीं करती है। सारा फंक्शन तो जीव ही करता है, पर उसको बॉडी का सपोर्ट चाहिए उस फंक्शन को करने के लिए ना। सो इसी तरह से उसको हर पग पग पर मैटर की भी सपोर्ट चाहिए, ताकि मटेरियल वर्ल्ड है या जो आत्मा से आत्मा का संपर्क, जैसे महाप्रज्ञ जी ने आचार्य भगवान महावीर से किया, तो वो आत्मा से आत्मा का कम्युनिकेशन था, उसमें बॉडी की जरूरत नहीं थी। बट अगर महाप्रज्ञ जी को आपसे बात करना है तो उनको टंग से करके बोलना पड़ेगा ना कुछ। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वंदन आपको, वंदन। ठीक है, जसवंत सर जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं यार, आ गया मेरा एक छोटी सी क्लेरिफिकेशन, बोली और भाषा में कुछ फर्क कर सकते हैं क्या? बोली और भाषा भाषा तो मतलब इतना ही जो मैं समझती हूँ उस हिसाब से कि भाषा एक तरह से सभी स्टेट्स में एक लंबे बड़े एरिया के अंदर बोली जा सकती है। सपोज हिंदी भाषा है, किंतु हाँ बोली मारवाड़ी है या गुजराती है या कन्नड़ी भाषा है, तो ये बोलियां हैं जो लोकल पर्टिकुलर लोकलिटी में बोली जाती है। तो जो छोटे एरिया के अंदर बोली जाती है वो बोली कहलाती है, और जो पूरे बड़े एरिया या पूरी कंट्री के अंदर बोली जाती है वो भाषा कहलाती है। तो इस रूप में उसको मैं समझती हूँ कि बोलियां एक की लिमिटेशन है, और लोकल उसकी लिमिटेशन है, और ये थोड़ा अनलोकल है, क्या बोलते हैं आप तो करना सब नॉन लोकल यूनिवर्सल। हाँ, सो समड़ी जी, जो हम मनन और चिंतन के लिए जो यूज करते वो भाषा वर्गणा हुई या देखिए बार बार कंफ्यूज मत होइए। आप विचार जो भी कर रहे हो, थिंकिंग जो थिंकिंग है वो आपको बाहर तो भाषा में अभिव्यक्त नहीं हो रही है ना, वो तो केवल माइंड तक ही लिमिटेड है ना। सो वो मैटर है जो कि थिंकिंग में कन्वर्ट हो रहा है। अब उस थिंकिंग को आप लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, है ना। सो कि आप एक्सप्रेस करते हो, तो वो एक अलग सिस्टम हो गया आपका एक्सप्रेस करने का, वो एक्सप्रेशन सिस्टम है और वो थिंकिंग सिस्टम है। तो उसके लिए मैटर अलग प्रकार का है। जो भाषा में काम आ रहा है वो कोई दिमाग में नहीं जा रहा है, थिंकिंग प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बट हाँ, आप जो कुछ थिंक करते हो उसमें आपका लैंग्वेज का ज्ञान सपोर्ट कर रहा है आपको, कि आप किसी लैंग्वेज में ही सोचेंगे। अंग्रेजी भाषा जानते हो तो अंग्रेजी में सोचेंगे, हिंदी भाषा जानते हो तो हिंदी भाषा में सोचेंगे। तो वो एक अलग बात हो गया। और फिर जब एक्सप्रेस करना है तो आपको उस लैंग्वेज का ज्ञान होगा, तब आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। किंतु थिंकिंग प्रोसेस अलग है, स्पीकिंग प्रोसेस अलग है। वही मैं स्पीच अलग है और स्पीच अलग है, और माइंड का थिंकिंग प्रोसेस अलग चीज है। तो उसके लिए मनोवर्गना के पुद्गल, उसमें भाषा वर्गना के पुद्गल का क्या रोल है? हाँ ठीक है, वो आप सोच रहे हो तो वो लैंग्वेज में सोच रहे हो, भले आप उसको कहो, बट वो भाषा वर्गना के पुद्गल नहीं है। वो है मनोवर्गना के पुद्गल जो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस लैंग्वेज में चल रहा है वो थॉट। हाँ, तो उसके लिए भाषा वर्गणा मुझे ग्रहण नहीं करनी पड़ेगी या करनी पड़ेगी? मेरा प्रश्न देखिए, भाषा वर्गणा का मतलब है बोलना। बोलना
मतलब ओके सोच रहे उस समय बोल नहीं रहे ना, सो तो- जिस समय बोलोगे तभी आपको भाषा वर्गना ठीक, चाहिए। मतलब डिलीवर करने के लिए ही चाहिए। हाँ हाँ, डिलीवर करने के लिए चाहिए आपको। समझ। अच्छा समनी जी, धन्यवाद। समनी जी, हाँ, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आया दिमाग में कि जब भगवान महावीर का समोसरण था, मतलब उसमें विराज रहे थे समोसरण के अंदर, तो उस समय कहते हैं कि 700 से ज्यादा मतलब उनको भाषाओं का ज्ञान था, मतलब ज्ञान था कि वो आत्मा में है, इसलिए वो सभी था, अवेलेबल था मतलब। और वो 700 ढंग के जीव थे, या जो उनकी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी थी, मतलब वो हर एक मतलब वो सुन रहा था उनके व्याख्यान को, मतलब तो एक टाइम मतलब है जो इसकार दिया हुआ कि 700 भाषाओं का ज्ञान तो अपनी आत्मा में है, मतलब भगवान महावीर तीर्थंकरों के वचनातिशय होते, वचनातिशय यानी उनकी भाषा में स्पेशल क्वालिटी होती है कि उसको जो सुनेगा और जिस लैंग्वेज में सुनेगा उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, तो भगवान को तीर्थंकरों को तो किस चीज का ज्ञान नहीं है, उनको तो सभी चीजों का ज्ञान है। नहीं, वो नहीं, वही 700 क्या 1000 भाषा को भी जान सकते हैं, जानने का कोई बात नहीं, वो बोलते तो एक ही भाषा बोलते हैं ना, परंतु वो भाषा 700 तरह के जीव अगर सुन रहे हैं तो 700 तरह की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, वो डबिंग हो रही है उसकी। या तो डबिंग हो रही है, नहीं, एक नहीं, या तो वो कन्वर्ट हो रही है, या फिर ओरिजिनल जो उनके बोलने का जो फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं ऐसा ब्रॉड है कि वो उसमें सभी निकल रहे हैं एक साथ। अब ये तो फिर थोड़ा सा ये भी आपका पॉइंट मुझे कहीं सही लगता है, परंतु बात ये है कि लैंग्वेज हमेशा वो एक ही बोलेंगे। अर्धमागधी भाषा में वो बोल रहे थे, अब उसके वाइब्रेशंस इस तरह की है या उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह की है कि वो कन्वर्ट हो रही है, वो एक अलग बात है। ये उनका अतिशय जो है ना उनके अंदर वो अतिशय की ये विशेषता है कि वो उनके वर्ड्स को कन्वर्ट कर देती है या उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है पर्सन टू पर्सन, जो भी लिसनर है उसके हिसाब से। नहीं, वो तो जो अपने को सुनाई दे रहा था या आम आदमी को सुनाई दे रहा था वो अर्धमार्गी था, लेकिन जो कोई शेर बैठा हुआ हो मान ला, या कोई है जो हाथी हो जैसे, उसको जो सुनाई दे रहा है वो अपनी भाषा में कहेगा कि ये तो इन भाषा में बोल रहे हैं, मतलब उनकी भाषा अलग होगी, वो अर्धमार्गी नहीं होगी, मतलब। तो उस केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 700 ही भाषाओं का ज्ञान एक साथ निकल रहा था साइमल्टेनियसली, तो सभी फ्रीक्वेंसी एक साथ थी, मतलब। ये तो थोड़ा कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, जस्ट इतना ही कहना है कि कोई भी तीर्थंकर हो एट ए टाइम एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो कन्वर्ट होती है उनके अपने अतिशय के कारण से, उनकी पुण्याई है, पुण्य का बल है उनके पास में, तो वो शक्ति अंदर में है, उनकी वाणी में वो शक्ति है उनके, जो कि कन्वर्ट करती है, जिस पर्सन के कान में पड़ेगी उसी की भाषा में वो उसको समझ में आएगी। तो ये आप उसकी उस शक्ति के प्रभाव से ऐसा बोल सकते हो, मतलब बोलने में एक ही प्रकार की बोलेंगे, वो 700 प्रकार के कैसे बोल सकते हैं ना, नहीं बोल नहीं सकते, वो उसमें साथ में साइमल्टेनियसली निकलती है, वो पूरा फ्रीक्वेंसी ग्रुप निकलता है, तो हम जो पिकअप करते हैं वो उसको वो उनका अतिशय कह सकते हो, भले वो ही अतिशय का काम है, उस अतिशय का यही काम है कि वो उस फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट करता जाए, मतलब जैसे ही वो एक वर्ड बोले उसी में कन्वर्ट कर दे। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इंटरप्रेट करने का। हाँ, वो साइंटिफिक भी लगेगा थोड़ा उस ढंग से। हाँ, चलिए विशाल भाई। विशाल जी, हाँ विशाल जी। हाँ श्रवणी जी, ये अभी अशेषा जी ने जो सवाल किया था ना, उसी के संदर्भ में मतलब एक प्रश्न था, काफी समय से मेरे माइंड में था। अब ये जो एक बात है कि जो मनोवर्गणा के पुद्गल है, ये तो तभी हम ग्रहण कर सकते हैं जब हमारे पास मन हो, बराबर। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये भी हम तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हमारे पास मन हो, संगनी पंचेंद्रिय जीव हो, तभी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की कैपेबिलिटी उसमें आती है। एकेंद्रीय जीव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं होता है। हाँ सॉरी, बराबर, वो बराबर है। मतलब मेरा मूल प्रश्न ये था कि कोई भी नॉलेज अगर हमारे पास आज है, तो कैन वी से दैट इट इज नथिंग बट सिंथेसिस ऑफ मनोवर्गणा पुद्गल। मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर नॉलेज है, खाना बनाने का नॉलेज है, या कोई भी एक कला की मेरे पास कोई जानकारी है, कोई भी प्रोफेशन का नॉलेज है, सो इट इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन और सिंथेसिस ऑफ मनोवर्गणा पुद्गल।
देखिए, नॉलेज का पुद्गलों से कोई संबंध नहीं, ठीक है। नॉलेज तो आपकी चेतना का काम है, और चेतना किसके पास नहीं है? एक इंद्रिय जीव के पास में भी है, 2 इंद्रिय वाले के पास में भी है, 5 इंद्रिय वाले के पास में भी है, ठीक है ना। सो चेतना का काम है ज्ञान करना। अब जिसमें जितनी चेतना विकसित है वो उतना ज्ञान कर सकता है, और फिर साथ में उसकी और उसका कारण और उसके सपोर्टिव सिस्टम उतने ही होंगे उसके पास में। एक इंद्रिय जीव के पास एक बॉडी है जिसके माध्यम से वो ज्ञान कर सकती है, क्योंकि उसकी चेतना का विकास ही इतना ही है, इसलिए उसका फिजिकल रूप भी वैसा ही बना उसके कारण से, तो उसको वैसा ही अपरेटस मिला है। तो क्षोपशम जितना होता है उतना आपकी बॉडी में भी उस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। अगर क्षोपशम उतना नहीं है तो उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, तो आपके सोर्स जो है वो भी लिमिटेड ही होते हैं आपके पास में। तो ज्ञान तो चेतना का काम है, ये कोई मनोवर्गना का एक्युमुलेशन या वो अरेंजमेंट या सेटिंग ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप विकसित हैं, आप मस्तिष्क से सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूट जब कभी करते हैं तो आप प्लानिंग पूर्वक करते हैं। So that is your asset because you have mind, you have thinking ability. तो आप उसका प्लानिंग पूर्वक करते हैं। बाकी सब जीव प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं करते, उनको तो जब भूख लगी खाना, जब प्यास लगी पीना, जब नींद लेना ले लिया, जब रिएक्ट करना कर दिया, कुछ सोचते हो रहे ना आगे पीछे, वो प्लानिंग व्लानिंग उनके पास में कुछ नहीं है। तो समड़ी जी, इसमें ही आगे मुझे प्रश्न हुआ है, तो मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए। तो कोई भी वर्गणा ग्राह्य करना, वो ग्राह्य वर्गणा तो है, पर हमारे आत्मा के साथ उसको या हमारे जो भी उपयोग में लेने के लिए उसको ग्राह्य करना, वो कैपेसिटी क्या हम एनहांस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या वो कैपेसिटी एनहांस करने की कैपेसिटी अपने पास नहीं है, सिर्फ ग्राह्य? बहुत कर सकते हैं। मैंने वैसे आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में मेरा देखा होगा प्रेजेंटेशन, 5 ज्ञान के ऊपर जो दिया था, तो उसमें ये है कि अभी आपकी शक्ति तो बहुत लिमिटेड आप यूज कर रहे हो, आप इसको बहुत एनहांस कर सकते हो, और बहुत दूर तक सुन सकते हो, देख सकते हो। आपकी इंद्रियों की शक्ति भी बहुत कुछ है आपके अंदर जो विकसित होनी बाकी है अभी। आप तो बहुत हार्डली 10% 5% यूज कर रहे हो, 95% अभी आपको पता ही नहीं है अपनी पावर के बारे में। सो कहने का मतलब कि ये इंद्रिय स्तर की बात है, बाकी आगे के स्तर को ज्ञानों की कैपेसिटी तो आप देख ही रहे हो, ये शास्त्रों में ये लिख रहे हैं, कितना कैलकुलेशन बता रहे कहाँ कहाँ तक का। तो सिलेक्टिव वर्गणा के लिए हम प्रयास करें तो हम कर सकते हैं इसके लिए। वर्गणा तो चलिए, वर्गणा के चक्कर में मत जाइए, आप अपनी क्षमता का विकास करिए, चेतना का विकास। हाँ, चेतना का वर्गणा तो अपने आप उससे अट्रैक्ट होती है, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से वो वर्क करती है। आपको आपके प्रयत्न करने से कुछ नहीं होगा, वो बाहर के एनवायरनमेंट में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो तो नेचुरल तरीके से, नेचुरल मेथड से काम करती है, लॉस के अनुसार काम करती है। आपके अंदर है कि नहीं वो पावर, जो कहते हैं ना वो एंटीना, क्या बोलते हैं उसको, रिसीव करने का, रिसीविंग पावर आपके अंदर कितनी है? पहली बात पावर अपनी बढ़ाइए, तो वो नेचर तो आपको सपोर्ट करने को तैयार ही है, उसके पास तो बहुत कुछ है। क्वेश्चन वही था कि अपनी रिसीविंग पावर बढ़ाने से क्या वो वर्गणा एड्रेस ज्यादा कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इंटरनल जो है ना, हाँ, रिसीविंग पावर, रिसेप्शन पावर आपकी बढ़ानी जरूरी है, और उसके लिए साधनाएं हैं, ध्यान है, अभ्यास है, ट्रेनिंग से है, सब चीजों की। धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? बस बहुत टाइम हो गया। हाँ, तभी हाँ, लोग कहेंगे इतना लंबा लंबा करती है शीशा, तो फिर अटेंड नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। नहीं, लोगों को जानने को, मुझे तो बहुत जानने को मिलता है, लोगों का तो पता नहीं, मेरे तो बहुत डाउट्स क्लियर होते हैं। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। आपके मंगल आशीष को प्रार्थना करते हैं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्योर तत्व ज्ञान, जैनों का ज्ञान क्या है, ये पूरा प्रज्ञापना सूत्र से आपको मिल रहा है, उसका क्या कहना चाहिए, झलक मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद समणी जी, सभी को जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।